नमस्कार। तो आज हम ऐसे स्टेट में जा रहे हैं जिनको इस भूमि पे स्वर्ग कहा जाता है, जम्मू एंड कश्मीर। जी डेफिनेटली। गुड जो मॉर्निंग एवरीवन। जी सर। गुड मैं मॉर्निंग वानी सर, गुड मॉर्निंग। जो वानी सर और उनके साथी टीचर को, जम्मू कश्मीर से प्रतिभागी को सीसीआरटी इस मंच पे हम स्वागत करते। उसके पहले दो शब्द, ज्यादा नहीं, दो शब्द मैं कह रहा हूँ कि इस जमीन पे जो स्वर्ग का भूमि है वो है जम्मू कश्मीर। हमारे जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र और दृश्य है। वहाँ पे जम्मू का प्लेन रीजन है और कश्मीर का थोड़ा पहाड़ी रीजन है, पर दो एक ही रीजन है। वहाँ के लोग अतिथि परायणता के नाम पे बहुत फेमस है कि आप जाएंगे कि आपका इतना अच्छा अतिथि सत्कार, जिनको हम कहते हैं अतिथि देवो भव, ये जो भावना है वहाँ पे हम जब जाते हैं तो ये प्रतीत होता है। वहाँ पे इतना कठिनाई है जीवन जीने के लिए, उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों ने इतने सुंदर अपने कल्चर को रीच किया, अपने संस्कृति, अपने भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए। जम्मू कश्मीर का फाइन आर्ट तो बहुत मशहूर है, आज से नहीं सेंचुरीज से है। वहाँ का पोएट्री, वहाँ का जो हैंडलूम का काम है, स्पेशली शॉल और कारपेट के लिए, केवल भारत में नहीं पूरा विश्व में फेमस है कश्मीरी शॉल और उनका जो कारपेट है। और वॉलनट वुड का इतना रिच वर्क वहाँ पे मिलता है जो इंडिया से ज्यादा विदेश में हम भेजते हैं, जो इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट जम्मू कश्मीर से देते हैं। ऐसे देखिए, वहाँ पे भौगोलिक स्थिति के लिए भगवान ने ऐसे पेड़ और पौधा को वहाँ पे जन्म दिया, जैसे आमंड है, वॉलनट है, जो एक ऑक्सीजन सिलेंडर माना जाता है। जब उतना हाइट में जब ऑक्सीजन की कमी होता है तो ये जो फ्रूट और ड्राई फ्रूट होता है ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो उसी पेड़ से बनता है वॉलनट वुड का जो वर्क है। अगर आप जम्मू कश्मीर, तो सब हम टूरिस्ट ऐसे जाते हैं, पर उसको थोड़ा सा रिसर्च के लिए आप जाइए। वहाँ का जो बोट है, फेमस बोट, जो एक हाउस बोट हम जिसको कहते हैं, जो वर्ल्ड हेरिटेज भी है। शिकारा है। हाँ, शिकारा और डल लेक। तो हाँ, टीचर से निवेदन है कि आप लोग, वानी सर आपको जम्मू कश्मीर का एक परिचय आपको देंगे आज। तो जो नहीं गए वो कृपया जम्मू कश्मीर जाए, क्योंकि ऐसा, हम जब देश को घूमते, देश को जानते हैं, तो हमारा पढ़ाई से ज्यादा वो नॉलेज हमें मिलता है। तो सारे प्रतिभागियों की ओर से और सीसीआरटी की ओर से जम्मू कश्मीर का जो प्रतिभागी है उनको स्वागत है। अपने स्टेट के बारे में आज प्रेजेंट कीजिए। तो मसूद जी। सर, आपके पास पीपीटी है या आप ऐसे प्रेजेंट मैं करेंगे? बता पाया तो मैं ऐसे ही बताऊंगा। कोई बात नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम सर। आप कृपया जम्मू कश्मीर को प्रेजेंट कीजिए सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टेल समथिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये क्रोन ऑफ इंडिया कहा जाता है एंड इज पैराडाइज ऑन अर्थ। तो मैं इसके आर्ट एंड कल्चर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, यहाँ का आर्ट और कल्चर कैसा है। वानी सबसे सर पहले थोड़ा सा, वानी सर प्लीज माफी चाहूंगा, थोड़ा नजदीक आ जाइए, आवाज नहीं आ रही हमारे तक। जी जी स्पीकर जी को सर, आई विल ट्राई। अब आ रहा है? बिल्कुल वानी सर, अभी ठीक है। बहुत बढ़िया वानी सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले मैं लूंगा हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ का कल्चरल स्फेयर जो है वो डिस्टिंक्टिव है in nature as compared to other states of country. The state has varied topography and geographical conditions. यहाँ का लाइफस्टाइल, लैंग्वेजेस, डांस, म्यूजिक एंड आर्ट्स जो है यहाँ का वो reinvented with each age to excel their form. Today, this state is not only visited for its scenic beauty or religious importance, but also for its distinctive culture that changed with its three regions, that is Jammu, Kashmir and Ladakh. Now Ladakh is another union territory. Now we have only two regions, Jammu and
Kashmir. The ethical groups in Jammu Kashmir are mostly divided according to their roots and geographical existence. In Jammu region, Dogra culture has its strongest foothold, resemble to culture of Punjab and Himachal Pradesh. Gujar and Bakarwal are second community, ethical community of this region. They lives as nomadic life, seasonal life. 6 महीने वो जो है जम्मू के गर्म खेतों में आ जाते हैं और 6 महीने वो कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं. Kashmir region is predominantly inhabited by Kashmiri Muslims and Kashmiri Pandits. This region has the greatest impact of history on its ethical existence. Various dynasties ruled there and left behind their own cultural heritage. In Jammu Kashmir, music is largely influenced by Sufiana Kalam. It flourished under Muslim rulers. The folk artists of the state perform many types of music that include chakri, ruf, ladisha, Sufiana Kalam, वनमुन. तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं. ये चक्री के बारे में पहले बताऊं. चक्री क्या होता है? ये एक इसके हारमोनियम का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें सारंगी का नोट जो अर्थनल पार्ट है उसको भी बजाया जाता है. और रबावर स्पेशली ये वेडिंग में इस चीज को गाया जाता है और ग्रुप डांस किया जाता है लेडीज के द्वारा. तो ये रॉक जो है ये एक ऐसा डांस है जिसमें ये लास्ट में फास्ट एंडिंग नोट्स गाए जाते हैं इस चक्री के द्वारा ही, और इसीलिए इसका नाम पड़ा रॉफ. लेडी शाह एक दूसरा एक म्यूजिक है जिसको हम सार्केस्टिक एंड हार्मोनियस फॉर्म ऑफ म्यूजिक कहते हैं. क्वाइट इंटरेस्टिंग टू लिसन विद देयर रस्टिक टोन्स. उसके बाद आता है सूफियाना कलाम, मोस्ट नोटेबल फॉर्म ऑफ म्यूजिक इन जम्मू कश्मीर, propagated here in the 15th century. हाफिजा नगमा इज डांस फॉर्म ऑफ, और इसमें संतूर, तबला, हारमोनियम, साज और वसूल के इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं सूफियाना कलाम में. वनून एक दूसरा एक म्यूजिक है जो आमतौर पर शादी ब्याह में गाया जाता है. जब दूल्हा दुल्हन लाने के लिए अपने ससुराल की तरफ जाता है तो लेडीज जो हैं जो गाना गाती हैं तो उसको हम वनमुन कहते हैं. इसमें संतूर जो है प्ले करने वाले जो यहाँ के मशहूर रहे हैं, एक है पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपुरी. ये इस यहाँ के फेमस संतूर प्लेयर्स माने जाते हैं. इसके बाद आता है क्लासिकल म्यूजिक में दूसरे भी कश्मीर के कुछ हैं, बहुत सारे जिनको अभी तक जो है पब्लिसिटी उतनी नहीं मिल पाई है. जैसे इसमें आ जाता है पर्शियन म्यूजिक है जिसको हम मुगर नावा या मुकाम सिन्हा या मुकाम डुगा इस तरीके के कुछ नाम दिए गए हैं. इसके अलावा अब जम्मू रीजन की तरफ मैं आता हूँ. यहाँ पर किस तरीके के जम्मू के लिए खास बात बताई जाती है. जम्मू इज ए लिविंग एग्जाम्पल ऑफ द सेइंग म्यूजिक इज द फूड फॉर लाइफ. इस तरीके से यहाँ पर जम्मू में यहाँ पर जो वेस्टर्न म्यूजिक को भी काफ़ी पसंद किया जाता है, क्लासिकल म्यूजिक को भी पसंद, और बॉलीवुड के ज़्यादातर जो हैं उसको भी पसंद किया जाता है. यहाँ का फोक म्यूजिक जो है वो भजन और लोकगीत को ज़्यादा यहाँ पर गाया जाता है और उसको पसंद किया जाता है. यहाँ के डांस जो हैं वो पिकुलर फीचर्स हैं इसके. क्वड है एक खास तौर पर जो हमारे इलाके में, चूँकि मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, रामबन में और डोडा डिस्ट्रिक्ट भद्रवा का खास एक डांस है जो ग्रुप डांस किया जाता है. लोग इसमें जो है स्पेशल नोट्स के साथ अपने स्टेप्स वो जो है फॉलो करते हैं, और इसमें जो है ये जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो चाइना, ड्रम, फ्लूट और नरसिंगा का भी इस्तेमाल किया जाता है, और उस पर लोग स्लोली अपने मोशंस को जो है वो डांस करते हुए दिखाई देते हैं. उसके बाद एक हेरन है जिसको हम जो वुमेन परफॉर्म करते हैं उसको थिएट्रिकल डांस कहा जाता है, और लोहड़ी के फेस्टिवल में खास तौर पर इसका किया जाता है.
फिर इसके बाद एक कड़क आता है जिसको बाल्ड डांस कहा जाता है, और जोगी कम्युनिटी यहाँ पर एक जम्मू की है, वो इसको परफॉर्म करते हैं। इसमें रबाब का भी इस्तेमाल होता है। कॉकटेल थ्रो दियर स्टेप्स रफ की तरह ही होता है। एक फिर आता है बांड पत्थर, ये भी कश्मीर का है। बांड का मतलब ही है बजाने वाला, ढोलकी बजाने वाला। कश्मीरी में इसको बांड कहते हैं, और बांड पत्थर इसका नाम ही पड़ा। ये जो है कश्मीर वैली का ट्रेडिशनल डांस है। स्टाइल टू डिमॉन्स्ट्रेट इसलिए किया जाता है ताकि सोसाइटी में जो भी इविल्स है उसको दूर करने के लिए जो है ये डांस का परफॉर्मेंस किया जाता है। और एक दूसरा एक डांस होता है जिसको बांड जश्न कहा जाता है, और ये भी इंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद हाफिज नगमा आता है। इसमें एक फीमेल डांसर जो है वो डांस करती है, और उसके साथ जो है इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए मेल प्ले करते हैं, और ये अपने फीट को जो है उस म्यूजिकल नोट्स के साथ ही उसका यूज करती है। इसमें सितार का इस्तेमाल होता है। संतूर यहाँ का एक फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तबला और कश्मीरी साज का किया जाता है। तो लैंग्वेजेस यहाँ की बहुत सारी डिफरेंट हैं। हर आपको 1.5-2 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज का डिफरेंस मिलेगा। चाहे कश्मीर में अगर से एक ही ज़बान कश्मीरी का ज़्यादा वो चलती है, लेकिन जम्मू रीजन में जो है डोगरी भी चलती, डोगरी का भी है, पहाड़ी भी है, गोजरी, बकरवाली, भद्रवाही, सराजी का भी इस्तेमाल होता है। यानी बहुत सारी लैंग्वेजेस है। लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पर काफ़ी डाइवर्सिटी मिलेगी। और यहाँ की मेन लैंग्वेज जो है वो उर्दू और इंग्लिश है, ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अलावा जो है डोगरी, पहाड़ी, गोजरी, भद्रवाही और सराजी भी एक लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर के। अब मैं आगे चलूँगा। यहाँ के कॉस्ट्यूम्स यानी कपड़े जो किस तरीके के पहने जाते हैं। रिच फैब्रिक्स विद ब्यूटीफुल कलर with textures integrally used in Kashmir, fine embroideries and weaving. In Kashmir, farhan is common dress worn by both men and women. यानी कश्मीर में फैरन के बगैर जो है वहाँ पर जीना जो है खासकर इस सर्दी के मौसम में काफ़ी मुश्किल है। इसके साथ साथ कांगड़ी जो एक अर्थन पार्ट और बाहर से वीव किया हुआ वो विलो के उस लकड़ी से, और अंदर उसमें आग रखी जाती है, इससे इंसान जो अपने आप को उस फैरन के अंदर रखकर काफ़ी गर्म रख सकता है। कलरफुल मोटिव्स and integrate Kashmiri embroidery. White stole also hangs from the shoulders. Women wear skull caps. Hindu women worn taranga. मुस्लिम जो है वो कसाबा एज हेड ड्रेस जो है इस्तेमाल करती हैं। कश्मीर वुमेन पोजेसेस लव फॉर एग्जीक्यूट ज्वेलरी का भी काफ़ी जो है उसको पसंद किया जाता है, लाइक इयर रिंग्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस। अदर एथनिक from India, sarees, salwar kameez and chudidar suits are also making their headway into the customs of Jammu and Kashmir. स्पेशली ये साड़ीज वगैरह जो है जम्मू रीजन में ही इस्तेमाल किया जाता है, कश्मीर में नहीं होता है। अब यहाँ का हैंडीक्राफ्ट जो है, some arts were brought here by foreign invaders from different parts of the world. इस हैंडीक्राफ्ट में यहाँ पर कारपेट वीविंग, नमदाज वीविंग, शाल मेकिंग और बास्केटरी जो है यहाँ की काफ़ी मशहूर है। कारपेट जो हमेशा वो हाथ से बुना जाता है, सिल्क और वूल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और कॉटन बेड जो है ये अक्सर ये पर्शिया से आया हुआ है यहाँ का, ये और यहाँ पर अभी तक चल रहा है, और कारपेट का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिवाज और काफ़ी वर्ल्ड वाइड ये मशहूर, जैसे मिथुन साहब ने पहले ही कहा था, ये कारपेट यहाँ का जो है वर्ल्ड वाइड फेमस है। एक नमदा भी इसी तरीके का आता है जो वूलन और कॉटन फ्लोर रग्स से बनाया जाता है। फ्लोरल डिज़ाइन इसमें होता है, मेड फ्रॉम चेन स्टिचेस और एम्ब्रॉयडरी इसमें की जाती है। तो शाल यहाँ का जो पश्मीना शाल है वो भी वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस है। जो वूलन होता है, शहतूस और पश्मीना जम्मू कश्मीर में बनता है।
J&K are admired worldwide for ethnic beauty. और इसमें सुई से इसमें एम्ब्रॉयडरी गढ़ाई की जाती है, नीडल वर्क होता है, पश्मीना सॉफ्ट टेक्सचर होता है, मल्टी कलर थ्रेड इसमें यूज किए जाते हैं, और चेन स्टिच वर्क, हैंड ओरिजिनेटिंग वर्क, वॉल हैंगिंग कर्टन्स, कुशन कवर्स, मैट्स, रग्स जो है ये इसके चेन स्टिच वर्क से बनाए जाते हैं पश्मीना शाल के अलावा से। और बास्केटरी जो है ये विलो रशीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल बास्केट्स। इसमें आपको लैंप शेड्स, पेन होल्डर्स, चेयर्स और टेबल इसके बनाए जाते हैं। और कॉपर वेयर और सिल्वर वेयर जो है यहाँ का भी काफ़ी मशहूर है। इन जम्मू कश्मीर कॉपर एंड सिल्वर वेयर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। समावार्स, प्लेट्स, टम्बलर्स, बॉल्स, फ्लोरल, एसिमेट्रिकल, कैलीग्राफिक एंड जियोमेट्रिक मोटिव्स जो है इसके बनाए जाते हैं। और यहाँ की पेपर माशी भी काफ़ी मशहूर है। वेरी intricate and popular art in Jammu Kashmir. Distinctive, bold and rich colors used in painting done on objects made from paper mache. Gold color is predominantly used. यहाँ का food, जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर is a paradise for food lovers as well. Here we offers rich cuisine, loved for their aromatic flavors and high fine blend of spices. Food culture was highly influenced during the 15th century when chefs from Samarkand migrated. समरकंद उज्बेकिस्तान में एक जगह आती है, वहाँ के चेफ जो यहाँ पर 15th सेंचुरी में आए थे, यहाँ का कश्मीरी वाजवान जो है यहाँ पर उनने ही शुरू किया था। और इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ बनाई जाती हैं, जैसे मटन भी है, उसके साथ साथ रिश्ता, कबाब, उश्ताबा, बहुत सारी वैरायटीज़ जो है इस कश्मीरी वाजवान में पाई जाती हैं। चिकन वगैरह उसका भी वो भी बनाया जाता है। और कश्मीरी पंडित्स जो है ज़्यादातर कर्ड, जिंजर और एसोफोएटिडा का यूज़ करते हैं अपनी डिशेस तैयार करने में। और मुस्लिम जो है वो ऑनियन, एग्स और गार्लिक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ का स्टेपल फूड जो है वो राइस है, क्योंकि कश्मीर में जो है वो काफ़ी राइस बनता है। कश्मीरी लोग ज़्यादातर राइस का इस्तेमाल करते हैं। और जम्मू के रीजन में यहाँ पर गेहूँ, चपाती का ज़्यादा इस्तेमाल, गेहूँ जो यहाँ की स्टेपल फूड मानी जाती है। एक किस्म की और एक डिश बनती है जिसको हम फिरनी कहते हैं, फिरनी। ज़्यादातर ईद, छोटी ईद जिसको हम ईद उल फितर के दिन उसका इस्तेमाल होता है। यहाँ के फेस्टिवल्स भी बहुत सारे हैं। हर रीजन में हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल अलग से है, और उसके बाद जब क्रॉप सोइंग का सीजन आता है उसका फेस्टिवल अपना है। ज़्यादातर मेन फेस्टिवल उनके मैं थोड़ा था यहाँ पर बता दूं। लोहड़ी यहाँ पर होती है, शिवरात्रि, ज्येष्ठाष्टमी, नौवरी, यानी ये कश्मीरी ज़बान में इसको नौवरी यानी नया साल, कश्मीरी पंडित इसको मानते हैं। गाड़ बत, गाड़ मीन फिश, और बत होता है राइस, कुक्ड राइस। नवरात्रा जो 9 डेज के होते हैं, पहले इसमें मार्च अप्रैल में भी और अक्टूबर नवंबर में भी, यानी जैसे दूसरे पूरे इंडिया में होता है ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी मनाए जाते हैं। ईद उल फितर और ईद उल जुहा, और एक होता है नवरोज़। नवरोज़ में नया दिन जो 21 मार्च को एवरी ईयर सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है। उर्स सेलिब्रेशन भी होते हैं, बैसाखी भी होती है दूसरे मुल्क की तरह, और बहुत सारे फेस्टिवल, लोकल फेस्टिवल्स भी यहाँ पर मनाए जाते हैं। तो ये था यहाँ का थोड़ा बहुत जो मैंने तैयार किया था। होप मैंने मैं इस अपने जो कुछ मैंने थोड़े से टाइम में जो मैंने बताया, मैं इसमें सफल हुआ हूँ, कामयाब हुआ हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू सर, थैंक यू मसूद सर। आप लोग जब बताते हैं हम आपसे निरंतर सीखते हैं सर। तो उम्मीद है कि हमारा जितने प्रतिभागी है सबको जो जम्मू कश्मीर का ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो आपके द्वारा मिला है, इस प्रोग्राम के द्वारा।
तो अभी मैं एक प्रतिभागी को आमंत्रण करना चाहूंगा फ्रॉम गुजरात। तो आप गुजराती में जम्मू कश्मीर का जो टीचर है इनको वोट ऑफ थैंक्स कहे। मेरे को स्क्रीन पे पूर्णिमा मैम दिख रही है, रसूल सर दिख रहा है। अगर आप अपने लैंग्वेज में इनको वोट ऑफ थैंक्स कहे तो ये बहुत सार्थक होगा सर। શ્યોર Thank you. સર. Thank મસૂદ સર, તમે જે કાંઈ અત્યારે જમ્મુ કાશ્મીર વિશે અમને જાણ કરી એમાંથી લગભગ અમને 10% જેવી જ જાણ અગાઉથી હતી, પરંતુ લગભગ 90% જેવું નવું અમને તમારી વાત ઉપરથી જાણવા મળ્યું. તો આજે આપણે આપણો જે આ ઓરિએન્ટેશન કોર્સનો જે મુખ્ય ઉદ્દેશ છે કે એક રાજ્યનું જે પ્રેઝન્ટેશન થાય તેનાથી બીજા બધા રાજ્યોના ટીચર્સને પણ વધુ માહિતી મળે. તો આજે એમ છે આપણો ઓરિએન્ટેશનનો પ્રેઝન્ટેશનનો, એના ઉપર તમે 100% ખરા ઉતરા છો. અમને જમ્મુ કાશ્મીર વિશે ખૂબ જ નવું નવું અને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. ધન્યવાદ. you, sir. आपने जो भी बताया मेरे सर के ऊपर से ही चला गया। मैं तो इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं पाया। इस द बेटर वाज लाइक दैट के मुझे अपनी मदर टंग में आपका धन्यवाद करना था, इसलिए मेरे पास स्कोप नहीं था, इसलिए. ठीक है હેલો, सर। નમસ્તે. જમ્મુ અને કાશ્મીર માટે જે ખૂબ સરસ માહિતી આપણને સાહેબે આપી, ખરેખર રસ્તાએ કીધું એ પ્રમાણે હું થોડું ધીમે એટલે બોલું છું, બધું માથે જ ના જાય, કદાચ સમજી શકે. ખૂબ સરસ માહિતી આપી અને એક રાજ્ય બીજા રાજ્યોને ઓળખે, એની સંસ્કૃતિ, એના ખાનપાન, એના પહેરવેશ, આ બધું સમન્વય થાય અને આપણે જાણી શકીએ અને જાણ્યા પછી આપણા બાળકોને પણ અલગ અલગ સંસ્કૃતિથી પરિચય કરાવી શકીએ. એ માટે ખૂબ સરસ માહિતી, ખૂબ માહિતી પ્રદાન એમણે વાત કરી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. आज के डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनाब मुश्ताक खान सर। तो मैं 2-3 शब्द में सर का परिचय कराना चाहूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मुश्ताक खान सर has done his national diploma in fine arts, MA drawing and painting, and MSc in inorganic chemistry. And sir has joined as a research officer and archivist in Bharat Bhavan, Bhopal, the prestigious institute under the Ministry of Culture in promotion of Indian art and culture. And sir has rendered his service as a deputy director design and documentation from another prestigious institute of India, that is National Handicrafts and Handloom Museum, Craft Museum, that is known as Craft Museum, Ministry of Textile, Government of India, New Delhi. And sir has given his consultancy in National Handicraft and Handloom Museum in the same organization, Redberg Museum, Zurich on Santal Project India. Sir has given his consultancy on Confido Heritage, New Delhi, Varna Design Limited, Bangalore. And sir has joined many important festivals in promotion of Indian crafts like Japan, France, Liverpool, Indonesia, Philippines, Cambodia, and many more. Sir has a vast experience of teaching. Sir is a good scholar and researcher and published many books and journals in the field of Indian handicrafts. And sir, still now, sir is also doing his best in promotion of Indian handicrafts and how it could be integrated in classroom. So sir is always accept our invitation within a short notice, sir. And I want to thank you, sir, for being with us. And I also request you that always will get your support in all our training programs. And sir, this is a group of teachers from 12 different states, and 91 participants are participating in that group, sir. And the teachers, you may communicate with Hindi and English, both the language, because teachers are participating from
different parts of the country. Sir, once again, on behalf of all participants and on behalf of CCRT, I welcome you on their virtual platform. Now, sir, over to you, sir. आज का जो हमारा विषय है वो क्राफ्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया करके हमारा विषय है कि भारत की जो हस्तशिल्प परंपरा क्या है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि ये हस्तशिल्प क्या है। परंपरा तो उसकी बाद में आए, लेकिन पहले तो ये पता लगे कि ये हस्तशिल्प होते क्या है। और आपने मतलब खास तौर से शिल्प के बारे में कई तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे उसको कोई क्राफ्ट कहता है, कोई उसको हैंडीक्राफ्ट कहता है, कोई उसको ट्रेडिशनल क्राफ्ट कहता है, कोई इंडिजिनस क्राफ्ट कहता है, कोई उसको फोक क्राफ्ट भी बोलता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि आखिर ये क्राफ्ट है क्या। और जो इतने सारे जो शब्दों का प्रयोग इसके लिए हो रहा है, तो वो सब एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। और वो सारी चीजें, सारे जो शब्द हैं, वो एक ही चीज के लिए आपको डायरेक्ट करते हैं कि उसी की तरफ ले जाते हैं। तो हिंदी में क्राफ्ट को शिल्प कहते हैं। शिल्प यानी क्या? हाथ से बनाई हुई कोई चीज, कोई भी चीज शिल्प हो सकती है। एक खाना खाने का चम्मच भी शिल्प हो सकता है, पहनने का जो कपड़ा है वो भी शिल्प हो सकता है, बैठने की कुर्सी भी शिल्प हो सकती है। और एक समय तो ऐसा था कि जब सारे लोग ही शिल्पकार थे, लोग अपने लिए स्वयं ही चीजें बनाते थे। जब लोग गांव नहीं बसे थे, खेती करना नहीं जानते थे, गुफाओं में रहते थे, उस समय भी जो वो औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे पशुओं के शिकार के लिए, शायद हस्तशिल्प के सबसे पुराने नमूने वही हैं। जब आदमी ने किसी भी माध्यम को अपना मन वांछित रूप उपयोग के लिए देने की शुरुआत की, वहीं से क्राफ्ट की शुरुआत हुई। एक पत्थर के टुकड़े को जब उसने भाले की नोक में बदला, एक पत्थर के टुकड़े को उसने धनुष के बाण की नोक में बदला, एक पत्थर के टुकड़े को उसने नुकीला करके पशु को मारने की कोशिश की, वहीं से शिल्प शुरू हुआ। वो हमारे शिल्प के आदि रूप हैं, सबसे प्राचीनतम रूप अगर हम कहें। और उस समय कोई शिल्पकार तो होते नहीं थे। और जो अगर हम आज आप देखें, आपने भीमबेटिका का नाम सुना होगा, जहां पे रॉक शेल्टर्स हैं और उन शेल्टर्स में कई चित्र बने हुए हैं। तो ये चित्र संभवतः हमारे भारतीय या दुनिया की हस्तशिल्प परंपरा के सबसे प्राचीनतम नमूनों में से है। तो अगर हम कहें कि हस्तशिल्प का या शिल्प का इतिहास मानव सभ्यता का इतिहास है, तो वो कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि मानव जब से उसने एक सिविलाइज्ड होने की कोशिश की या जीवन के लिए संघर्ष किया, और उस संघर्ष में उसने अपने लिए चीजें बनाना शुरू करी, वहीं से हस्तशिल्प की भी शुरुआत हुई। तो हस्तशिल्प का इतिहास मानव के इतिहास का ही दूसरा रूप है। और अगर आप देखें तो आज आप इतिहास पढ़ते कैसे हैं? इतिहास के साक्ष्य क्या हैं? जो बर्तन, जो औजार, जो नमूने आपको खुदाइयों से जगह जगह की खुद। आखिर आप आज सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करते हैं, क्या हमने सिंधु घाटी की सभ्यता देखी है क्या? हमने तो नहीं देखी। 5,500 साल पहले वो आज से हो चुकी। लेकिन उसके बारे में, वहां के जीवन के बारे में, वहां के कार्यशैली के बारे में, वहां की रहन सहन के बारे में अगर हमको पता चलता है तो किससे पता चलता है? जो नमूने हमें वहां की खुदाइयों से, पुरातत्व ने जो हमें नमूने दिए, उन्हीं से तो पता चलता है। और वो नमूने क्या हैं? वो नमूने मानव द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प हैं, हाथ से बनाई गई शिल्पकारियां हैं, जिनके माध्यम से आज हमें उस समय का इतिहास हमें ज्ञात होता है। तो इतिहास, मानव सभ्यता का इतिहास, मानव के विकास का इतिहास और कलाओं, हस्तशिल्प के विकास का इतिहास, वो दोनों एक साथ साथ चलते हैं। तो जब से मानव का जीवन शुरू हुआ, तभी से हस्तकलाएं शुरू हुई। और जैसे जैसे मानव जीवन विकसित होता गया, वैसे वैसे हस्तकलाएं भी विकसित होती चली गई। तो
एक समय तो वही था कि जब आदमी कंदराओं में रहता था, शिकार करके खाना खाता था, लेकिन धीरे धीरे जब मानव का विकास हुआ तो उसने गांव बसाए और एग्रीकल्चरल सोसाइटी उसने बसाई। शिकार के लिए तो कोई गांव बसाना जरूरी नहीं था, क्योंकि शिकार तो एक जगह रहते नहीं है, फसल तो एक जगह होती है। अगर आप कोई भी खेती काम करते हैं, कृषि कर्म करते हैं, तो उसको फसल को पकने में कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं। यानी मनुष्य को एक ही जगह रहने की जरूरत थी। लेकिन जब वो शिकारी थे, फूड गैदरर थे, हंटर थे, उस समय उनको एक जगह रहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे आदमी ने सभ्यता का विकास हुआ तो अगले चरण में फूड गैदरर या तो हंटर से वो लोग एग्रीकल्चरल सोसाइटी बने, कृषि कर्म करने वाले लोग बने। और कृषि के लिए उन्होंने एक जगह रहकर खेती करना थी। और कृषि के लिए क्या जरूरी है? अच्छी जमीन जरूरी है और पानी जरूरी है। इसीलिए जो सभ्यताओं का विकास हुआ वो कहां पर हुआ? नदियों के किनारे पर हुआ, क्योंकि नदियों के किनारे पर उपजाऊ जमीन भी है और पानी भी है, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साधन भी है कि वो नदी में नाव के द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं, अपनी चीजों को ले जा भी सकते हैं। इसीलिए जब नगर सभ्यताओं का विकास हुआ, ग्रामीण सभ्यताओं का विकास हुआ या एग्रीकल्चरल सोसाइटी का विकास हुआ, तो वो ज्यादातर हम देखते हैं कि नदियों के किनारे पर हुआ। जैसे ही हम हंटर फूड गैदरर से एग्रीकल्चरल सोसाइटी में परिवर्तित हुए, हमारी आवश्यकताएं बदल गई। जब हमारी आवश्यकताएं बदल गई तो हमारे हस्तशिल्पों का भी रूप बदल गया। पहले जब हम फूड गैदरर थे या तो हंटर थे तो हमें औजार के बजाय हमें हथियारों की जरूरत थी। लेकिन जब हम कृषि सोसाइटी बन गए, एग्रीकल्चरल सोसाइटी बन गए, तो हमारी जरूरत किस में आ गई? कृषि के उपकरणों में, कृषि से संबंधित चीजों में, या स्थायी रूप से रहने के लिए हमको घर बनाने की जरूरत पड़ गई। इसीलिए अगर हम देखते हैं तो घर बनाने के लिए, घर में रहने के लिए, एक सिविल सोसाइटी बनाने के लिए हमको अनेक प्रकार की चीजों की आवश्यकता हुई, और इन आवश्यकता के अनुसार शिल्प का विकास हुआ। सबसे पहले आदमी ने कपास उगाना सीखा, कपड़े बनाना सीखा, धागे बनाना सीखा, धागे से कपड़ा बनाना सीखा, घर बनाना सीखा, कपड़ों को पहनने का तरीका सीखा, कृषि के उपकरण बनाए, कृषि के भंडारण के लिए उपकरण बनाए। चीजों जब जीवन में उसका जो बुनियादी संघर्ष रहने और खाने का खत्म हुआ, तो उसने अपने आप को सजाने और अपने घर को सजाने के लिए चीजें बनाना शुरू की। धर्म की स्थापना हुई। जब आप फूड गैदरर थे, हंटर थे, उस समय कोई धर्म नहीं था। लेकिन जैसे ही आप एग्रीकल्चरल सोसाइटी में आए, सेटल सोसाइटी में आए, तो धर्म का भी विकास हुआ, लोगों की मान्यताओं का भी विकास हुआ। उन्होंने अपने देवता, देवी देवता गढ़े, उनकी पूजा पद्धतियां गढ़ी, और उन देवी देवताओं की और पूजा से संबंधित तमाम किस्म की आवश्यकताएं जो उनको पड़ी, उसको जो शिल्पकार थे उन्होंने उनको विकसित किया। तो जहां पहले स्वयं लोग अपने लिए चीज बनाते थे, लेकिन जब एग्रीकल्चरल सोसाइटी हो गई और गांव की स्थापना हो गई और धर्म की भी स्थापना हो गई, उसके बाद अलग अलग कामों के लिए लोगों ने अलग अलग प्रोफेशन चुनना शुरू किए। तो जो कलाकार पहले स्वयं थे हम, बाद में वो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कलाकारों के समूह बन गए, क्योंकि बहुत सारे हस्तशिल्प ऐसे थे जिनके अंदर टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। अगर हम इस तरीके से देखें तो हमारी हस्तशिल्प का या तो क्राफ्ट का जो पहला पड़ाव है इतिहास का, वो कंदराओं के बाद में सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि आज से 5,500 साल पुरानी, क्योंकि उससे पहले का हमारे पास कोई बहुत ज्यादा इतिहास की जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो पहला पड़ाव है वो हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो हमारे शिल्प का इतिहास का भी पहला पड़ाव हम कहां से मानेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता से मान के चलेंगे। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीजें मिली हैं, उन चीजों में अगर आप देखें, मेरे ख्याल से आप सभी ने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा और उसके अंदर जो नमूने मिले वो आपने देखे होंगे। तो वहां पर सिंधु घाटी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहां के जो मकान थे वो ईंटों के बनाए हुए थे। किस चीज के? मिट्टी को पकाकर ईंटों के बनाए हुए थे।
हस्तशिल्प के क्षेत्र में, क्राफ्ट के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था, क्योंकि मिट्टी जिसका कोई रूप नहीं होता, जिसका कोई अपना आकार नहीं होता, लेकिन अगर उसको 800 से 1200 डिग्री टेम्परेचर पर पका दिया जाए तो वो एक स्थायी रूप ले लेता है। तो ईंट को पकाने का सबसे पहला हमारे यहाँ उदाहरण कहाँ मिलता है भारत में? सिंधु घाटी की सभ्यता में। यानी ये वो समय था कि लोगों ने मिट्टी से घर बनाने के लिए एक एलिमेंट जो है वो विकसित किया और उसको मिट्टी को पका के 800 से लेके 1200 डिग्री टेम्परेचर पर उसको स्थायी रूप दिया। यानी क्राफ्ट के साथ टेक्नोलॉजी भी चल रही है। जो मानव जाति का जो इतिहास है उसको मैं कला का या शिल्प का इतिहास इसलिए कहता हूं क्योंकि इसके साथ न केवल ऐतिहासिक विकास का क्रम दिखाई देता है, लेकिन टेक्नोलॉजी और हमारे रहन सहन सारे तौर तरीकों के विकास का भी हमको क्रम दिखाई देता है। सबसे पहला उसमें जो चीज है वो है टेराकोटा, यानी मिट्टी को पकाने की कला। और मिट्टी को पका, यहाँ पर अगर आपने देखा हो सिंधु घाटी की सभ्यता में पकाई हुई ईंटों के साथ में कुछ मूर्तियां मिली हैं, कुछ सील मिले हैं, कुछ मोती मिले हैं, बड़े बड़े बर्तन, छोटे छोटे बर्तन मिले हैं। ये सारे बर्तन काय से बने हैं? मिट्टी से बने हैं। अब ये बर्तन और मूर्तियां अगर आप देखें तो ये 2-3 प्रकार से बनी है। जो कुछ बर्तन ऐसे हैं जिनको हाथ से कॉइल पद्धति से बनाया गया है, कुछ बर्तन ऐसे हैं जिनको कुम्हार के चाक के ऊपर बनाया गया है, और कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जिनको मॉडलिंग के द्वारा बनाया गया है। जो ये तीनों पद्धतियां आज वैसी की वैसी ही चलती हैं जैसी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर चलती थी, क्योंकि वो समय था जिस समय इन तीनों तकनीक का विकास हुआ और इन तीनों तकनीक से शिल्प बनाने की परंपरा का आरंभ हुआ। आरंभ कब हुआ हम ये नहीं कह सकते, लेकिन प्रचलन में उस समय था। इससे हमें पता चलता है कि हमारे शिल्पकार सिंधु घाटी सभ्यता यानी आज से 5,500 साल पहले कुम्हार का जो चाक होता है वो बना चुके थे, उसका इस्तेमाल जान गए थे। उसके ऊपर मिट्टी को थ्रोइंग के द्वारा उसको शेप देकर बर्तन बनाने की कला वो लोग सीख गए थे। दूसरा क्या, जो बड़े बड़े बर्तन है जिसको बरियल जार कहा गया है, जिसके अंदर ऐसा माना जाता है कि वो अपने शवों को उसके अंदर रख के जमीन में दफनाते थे या अनाज का भंडारण करते थे, वो सारे जो बड़े बर्तन हैं वो कॉइल पॉटरी की पद्धति से बनाए गए हैं। क्योंकि उतने बड़े बर्तन चाक के ऊपर नहीं बन सकते थे, तो वो लोग कॉइल, यानी कॉइल का मतलब ये होता है कि एक मिट्टी का लोंदा लेते हैं, उसका एक लंबा रॉड बनाते हैं और उसको गोल 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 एक के ऊपर एक ऐसे चिपकाते जाते हैं, तो वो बर्तन धीरे धीरे उठता चला जाता है और बर्तन बड़ा बन जाता है। ये दोनों पद्धतियां उस समय मौजूद थी। उस समय मदर गॉडेस यानी मातृ देवी, उसकी मूर्तियां मिली हैं। ये मूर्तियां हाथ के मॉडलिंग के द्वारा उनकी आंख नाक सारी चीजें बनाई गई हैं। सांचे का उपयोग उस समय नहीं हो रहा था। यानी हमारे शिल्प की पहले स्टेज पर हमारे शिल्पकार पॉटर्स व्हील को इन्वेंट कर चुके थे, उसका उपयोग करने लगे थे। कॉइल पॉटरी वो लोग कर गए थे और क्ले की मॉडलिंग करने का काम भी उनको आ गया था। मिट्टी को परमानेंट रूप देने के लिए उसको पका के ईंट का रूप वो देना जान चुके थे। और आप ये देखिए कि टेराकोटा की ये टेक्निक और टेराकोटा मिट्टी के ये बर्तन मूर्तियां बनाने की ये टेक्निक 5,500 साल यानी सिंधु घाटी की सभ्यता से लेके आज तक वैसी की वैसी चली आ रही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जो हम कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत महान है और हमें को इसका गर्व करना चाहिए, तो क्यों गर्व करना चाहिए? क्योंकि ये एकमात्र एक ऐसा देश है जहाँ की जो हस्तशिल्प की या तो कला की जो परंपरा है वो अटूट है और 5,500 साल से आज तक वैसी की वैसी चली आ रही है। उसके अंदर संवर्धन तो हुआ है, विकास तो हुआ है, लेकिन उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ कि एक परंपरा खत्म होकर दूसरी परंपरा शुरू हो गई। जो दूसरा नमूना मिला है सिंधु घाटी की सभ्यता का, वो एक सेल खड़ी का बना हुआ योगी की मूर्ति है। योगी की मूर्ति तो आप सबने देखी होगी। छोटी सी एक योगी है जो शॉल एक ओढ़े हुए है, बाल उसके सीधे पीछे की तरफ गए हुए हैं। जहां तक मेरा ख्याल है जिसने भी सिंधु घाटी की सभ्यता में पढ़ा है उसने ये मूर्ति जरूर देखी होगी।
यानी उस समय के लोग पत्थर को कार्व करके मूर्तियां बनाना जान गए थे। उनको पत्थर को तराश करके मूर्ति बनाने की कला का प्रयोग भी, पत्थर का जो हस्तशिल्प है, जो हमारा स्टोन क्राफ्ट है, वो भी उस समय शुरू हो गया था। और उस मूर्ति को देख के हमें क्या क्या चीज समझ में आती है। अगर आप उस मूर्ति को देखें तो उसने एक कपड़े का शॉल ओढ़ा हुआ है। कपड़े का शॉल ओढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? उस समय कपड़ा बुनाई की कला भी विकसित हो गई थी। अगर कपड़ा बुनाई की कला नहीं होती थी तो वो योगी कपड़े की शॉल नहीं ओढ़ सकता था। यानी उस समय के लोग कपास की वो किस्म के बारे में जान गए थे जिसमें से सूत निकाला जाता है। कपास का सूत बनाना भी वो जान गए थे। उन्होंने कपड़ा बुनने का लूम भी टेक्निक का, वो जो उसका जो टेक्निक है लूम बनाने का, वो भी जान लिया था। और कपड़ा बुनने की कला भी वो लोग सीख गए थे। क्योंकि इसका प्रमाण, हालांकि वहां से हमें कपास के, रेशम के, टसर के कई नमूने मिले हैं, कपड़े के नहीं, कपड़े के तो बहुत ही कम, लेकिन उनके रेशे, जो उनके ऑर्नामेंट मिले हैं, उनके अंदर जो स्ट्रिंग होता है, जो धागा डालते हैं मोतियों के अंदर, उसके अंदर उनके रेशे मिले हैं। और इस योगी ने क्योंकि एक कपड़े की मूर्ति ओढ़ रखी है, उसने कपड़ा एक ओढ़ रखा है, वो कपड़ा, उसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि उस समय कपड़ा बुनाई की कला विकसित हो गई थी। इस कपड़े के ऊपर वो जो उसने शॉल ओढ़ा हुआ है, अगर आप देखें तो उसके ऊपर 3 पत्ती वाले एक फूल का डिजाइन बना हुआ है। ये डिजाइन कैसे बन सकता है? या तो कपड़े में बुनाई करी जाए, या तो उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाए, या तो कपड़े के ऊपर छपाई की जाए। क्योंकि वो जो कपड़ा है मूर्ति के ऊपर बना है, इसलिए हमारे पास कपड़े का उदाहरण नहीं है जिससे हम ये बता सके कि वो बुनाई में है डिजाइन, या कढ़ाई करके बनाया गया है, या ब्लॉक प्रिंटिंग करके बनाया गया है। लेकिन हम एक बात निश्चित कह सकते हैं कि उस समय के जो हमारे कपड़ा बुनकर कलाकार थे, शिल्पकार थे, वो कपड़े के ऊपर डिजाइन डालना सीख गए थे। उनको कपड़े के ऊपर डिजाइन बनाने की कला आ चुकी थी। यानी हमारा शिल्प का जो पहला पड़ाव है, वहां पर हमारे हिंदुस्तान के जो शिल्पकार हैं, वो मिट्टी को स्थायी रूप देना, यानी टेराकोटा बनाना सीख गए थे, चाक बनाना सीख गए थे, चाक के ऊपर बर्तन बनाना सीख गए थे। कुछ बर्तन ऐसे मिले हैं जिनके ऊपर डिजाइनिंग की गई है, यानी उनको डिजाइनिंग का भी सेंस आ चुका था। और ये जो डिजाइनिंग की गई है मिट्टी के बर्तनों के ऊपर, वो काली और सफेद मिट्टी से की गई है। यानी उन्होंने इस कला को भी जान लिया था कि एक मिट्टी के ऊपर दूसरे मिट्टी के घोल से रंग बना के लगाए जा सकते हैं। यानी रंगों की खोज भी उन्होंने कर ली थी, और वो टेक्निक भी उन्होंने सीख ली थी कि एक मिट्टी के बर्तन के ऊपर दूसरी मिट्टी के रंग को घोल के किस तरीके से चित्रकारी की जाए, और उसको पका के कैसे उसको एक स्थायी रूप दे दिया जाए। फिर उन्होंने पत्थर के ऊपर, जो सॉफ्ट पत्थर है, उनकी कार्विंग करना सीख लिया था। और उस कार्विंग से उन्होंने जो मूर्ति बनाई है योगी की, वो हमको वहां पर अभी नमूने के रूप में मिली है। इस मूर्ति में जो योगी है उसने एक कपड़ा ओढ़ा हुआ है, उससे हमें यह पता चलता है कि उस समय जो हमारे हस्तशिल्पी थे, शिल्पकार थे, तो वो कपड़ा बुनना सीख गए थे और कपड़े के ऊपर डिजाइनिंग करना भी सीख गए थे। अगर आप इस योगी की मूर्ति को ध्यान से देखें, मेरे ख्याल से आप सबने देखा होगा, तो उसने एक हेयर बैंड लगाया हुआ है, और आर्म में, यहां पर बाएं में एक बाजूबंद पहना हुआ है, गले में एक लॉकेट पहना हुआ है, और बालों को उसने ऐसे सीधे पीछे किया हुआ है, दाढ़ी उसकी कतरी हुई है। यानी वो लोग फैशन भी सीख गए थे। कब? 5,500 साल पहले। और अगर आप इस योगी को देखेंगे तो ये क्लीन शेव है। यानी जो आज हम समझते हैं कि क्लीन शेव बहुत हाई फैशन है, वो 5,500 साल पहले हिंदुस्तान में प्रचलन में था, और उस समय के शिल्पकारों ने उसको अपने हस्तशिल्प में बनाया है। यानी बालों को काटने के जो औजार हैं, तकनीक है, वो उस समय विकसित हो चुकी थी। बालों को उसने पीछे सीधा किया है, यानी हेयर स्टाइलिंग उस समय के लोग सीख चुके थे, वो भी कला उनके पास थी। और उन्होंने उसमें हेयर बैंड लगाया। हम लोग समझते हैं कि जो हेयर बैंड है, इसका नाम हेयर बैंड है, शायद ये विदेश से कहीं से आया है, लेकिन हमारे यहाँ तो 5,500 साल पहले वो इस्तेमाल में होता था, और हमारे शिल्पियों ने उसको अपनी मूर्तियों में दिखाया है, दर्शाया है। वो उस योगी की मूर्ति को देखने से हमें पता चलता है। उस योगी ने गले में एक लॉकेट पहना हुआ है, और कई सारे मोती भी सिंधु घाटी की सभ्यता से हमें प्राप्त हुए।
ये मोती एगेट स्टोन के बने हैं और दूसरे मिट्टी के बने हैं। यानी एगेट स्टोन से मोती बनाने की जो कला है, शिल्प है, वो उस समय के लोग सीख चुके थे। हमारे शिल्पकारों को मिट्टी से और पत्थर को काट के मोती बनाने की कला उनको आ गई थी। मोतियों से माला बनाने के लिए उस मोती के अंदर बीच में एक छेद करना जरूरी है, तभी तो उसमें से धागा पोएंगे। यानी उन्होंने ड्रिलिंग करने की भी जो टेक्निक है उस समय सीख लिया था। उस समय के जो हमारे शिल्पकार थे उन्होंने ऐसा ड्रिल भी तैयार कर लिया था, वो टेक्निक भी उनको पता थी, जिसके माध्यम से वो एगेट स्टोन के अंदर एक ड्रिल करके और उसमें धागा पिरो के उसके ऑर्नामेंट में कन्वर्ट कर सकते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी की सभ्यता से हमें एक और चीज प्राप्त हुई है, शायद आप लोगों ने उसका नाम सुना हो। वो कांसे की बनी हुई, एक ब्रोंज की बनी हुई एक डांसिंग गर्ल है। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रोंज है जो साइंस के टीचर हैं वो जानते होंगे कि ब्रोंज एक एलॉय है, वो कोई एलिमेंट नहीं है। जैसे आयरन एक एलिमेंट है, कॉपर एक एलिमेंट है, लेकिन ब्रोंज एक एलिमेंट नहीं है। लेकिन वो दो धातुओं को मिलाने से बनी हुई तीसरी धातु है, जिसको कि हम एलॉय बोलते हैं। यानी उस समय के शिल्पकारों ने एलॉय बनाने की कला भी विकसित कर ली थी, क्योंकि ये जो ब्रोंज की मूर्ति है, इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने दो धातुओं को मिला के तीसरी धातु बना ली थी। तो जो हमारे शिल्पकार थे वो इतने वैज्ञानिक, उन्होंने उस समय खोज कर ली थी कि विज्ञान और कला दोनों एक साथ साथ चल रहे थे। और सिंधु घाटी के जो शिल्पकार थे उन्होंने धातु को बनाने की और धातु को ढालकर इच्छित रूप में एक मूर्ति बनाने की कला उन्होंने उस समय विकसित कर ली थी। अगर और ये जो कला थी, वो जो जिस टेक्निक से वो मूर्ति बनी है डांसिंग गर्ल की, उसको हम लॉस्ट वैक्स प्रोसेस कहते हैं। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो मूर्ति बनाना होती है वो पहले हम वैक्स में बनाते हैं और उसको सांचे के अंदर रख के उसमें मोल्टन मेटल जब हम डालते हैं, पिघला हुआ उसके अंदर मेटल डालते हैं, तो वो वैक्स जल जाता है, लॉस्ट हो जाता है और उसकी जगह मेटल आ जाती है। ये जो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस है, जो हमारे शिल्पकारों ने 5,500 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में सीख लिया था, वो आज भी दुनिया में वो तकनीक वैसी की वैसी ही चलती है, उसकी तकनीक में कोई अंतर नहीं आया। तो हमारे शिल्पकार कितनी एडवांस स्टेज में थे, वो अपनी जो हम आज अपना आरंभिक पड़ाव कहते हैं, सिंधु घाटी को हम क्या कह रहे हैं? शिल्प के इतिहास का आरंभिक पड़ाव। लेकिन उस आरंभिक पड़ाव में ही हमारे शिल्प कितने विकसित थे, ये हमको आज देखने को मिलता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमने उसको कभी ध्यान से देखने का कोशिश नहीं किया। मुझे लगता है कि हर एक टीचर को और हर एक स्टूडेंट को सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, बहुत ध्यान से जानने की जरूरत है, ताकि हम ये जान सकें कि हमारे देश में कला और विज्ञान दोनों एक साथ कैसे चल रहे थे और हमारे जो देशज शिल्पी थे उन्होंने कला के साथ विज्ञान का विकास भी कैसे किया। ये जो अगर आप इस मूर्ति को देखेंगे, डांसिंग गर्ल की, नर्तकी की जिसको कहते हैं, मूर्ति को देखेंगे तो ये इस मूर्ति में उसने अपने एक हाथ में बहुत सारे चूड़ियां पहने हुए, बैंगल्स पहने हुए, यानी बैंगल्स बनाने का प्रचलन उस समय हो चुका था। वो लोग फैशन में बैंगल पहनने का जो आज चलन है वो कब शुरू हो चुका था? 5,500 साल पहले, और उसको बनाने की तकनीक भी उस समय विकसित हो चुकी थी। अगर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो उन्होंने क्या बनाया? सील बनाए। बुल का सील आपने देखा है, जिसके अंदर बैल बना हुआ है, और ये सील किसके लिए प्रयोग किए जाते थे? यस सर, देखा है। जी जी। आप अगर कुछ बोलते रहेंगे तो अच्छा है, उससे कुछ मुझे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। सर, तो हम ये सब सर सुन रहे हैं आपको, आप क्या आप इंटरप्ट भी कर सकते हैं। जिस हेलो मुस्तक सर, जी हेलो सर। आप जी। सर जिस इमेजेस के बारे में, जिस स्टेच्यूज के बारे में बता रहे हैं, अगर हो हाँ। सके उसकी इमेज भी अगर शेयर हो सके तो क्या है, मेरे हम पास वो इमेज तो है, लेकिन सर आई ऑल्सो से दैट। मेरे को वो पता नहीं है कि इसके साथ मैं कैसे उसको दिखा सकता हूँ। वो सर अगर आप मिथुन सर को व्हाट्सएप थ्रू सेंड कर देंगे तो वो वहां से शेयर कर सकते हैं सर, इफ पॉसिबल सर। ये तो अभी व्हाट्सएप में मेरे पास नहीं है।
अच्छा, ओके ओके, थैंक्स, ठीक है। नो प्रॉब्लम। तो ये जो सील है, क्योंकि उस समय जब सिंधु घाटी की सभ्यता का समय था, उस समय कागज का विकास नहीं हुआ था, न ताड़पत्र का विकास हुआ था, उस समय आयरन वायरन का विकास नहीं हुआ था, वो ताम्र युग था, कॉपर एज था वो। उस समय लोहा वोहा नहीं था। उस समय लिखने के लिए क्या था? केवल टेराकोटा की पट्टियां। वो लोग टेराकोटा की पट्टियों के ऊपर लिखते थे। हर एक घर में एक भट्टी होती थी, उसको वो लोग पका लेते थे और वो सील लगा के अपना प्रमाण बनाते थे। जो सील आज हम ऑफिसों में प्रमाण लगाते ना अपने नाम के नीचे, इसका इन्वेंट हमारे शिल्पकारों ने कब कर लिया? 5,500 साल पहले। इसका मतलब जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का जो बेस है, वो बेस हमको कब मिल चुका? 5,500 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में। अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव दो स्पेस होते हैं, कुछ सील ऐसे होते हैं जो एम्बॉस करते हैं और कुछ सील ऐसे होते हैं जो एनग्रेव करते हैं। जो हमारे दफ्तरों में जो रबड़ सील होते हैं, वो एम्बॉस सरफेस होता है, उसको हम लगा के सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट करके प्रिंट करते हैं। ये तीनों टेक्निक प्रिंट की इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे शिल्पकारों ने इजाद कर लिया था और उसका प्रयोग कर रहे थे। यानी आज जो हम प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत हमारे शिल्पकारों ने इंडस वैली में कर दी थी। इसके अलावा आप देखते हैं कि वहां पर कुछ टॉयज मिले हैं। ये टॉयज जो हैं, सीटी है उसके अंदर, आप उसमें हवा करेंगे तो उसके अंदर से सीटी विसिल की आवाज आती है। यानी उन्होंने म्यूजिक और टॉयज दोनों का, जो आज जिसको हम विसिल कहते हैं या तो बांसुरी कहते हैं, इसका भी शुरुआत उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन में कर दी थी। ये एक बहुत बड़ा आविष्कार है। अगर आप इसको साइंस की दृष्टि से देखें तो कला के साथ में जुड़ा हुआ ये एक बहुत बड़ा आविष्कार है जो उस समय के शिल्पकारों ने कर लिया था और उसको न केवल कर लिया था बल्कि दैनिक जीवन में उपयोग में ला रहे थे। वहां से जो एक और नमूना मिला है वो बैलगाड़ी का नमूना मिला है। इस बैलगाड़ी में उन्होंने एक कार्ट बनाई हुई है और उस कार्ट को एक बैल खींच रहा है। यानी लोड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोबाइल व्हीकल बनाने का जो कला है वो हमारे शिल्पकारों ने उस समय विकसित कर लिया था। और उस मोबाइल जो उन्होंने बनाया था उसके अंदर, मोबाइल ये बात करने वाला नहीं लेकिन जो व्हीकल, वो उस व्हीकल का जो व्हील था वही तो सारी टेक्नोलॉजी का बेस है। और उस टेक्नोलॉजी का बेस जो व्हील है वो उस समय जो हमारे शिल्पकार थे वो यूज में लाने लगे थे, क्योंकि उस गाड़ी का जो पहिया है वो व्हील ही है जो बाद में चल के सारी टेक्नोलॉजी का आधार बना। तो शिल्प पहिए का आविष्कार, जी कुछ कह पहिए रहे का हो? आविष्कार हुआ उस समय। जी सर व्हील का आविष्कार हुआ ना उस समय। देखिए, व्हील का आविष्कार उस समय उससे पहले भी हुआ होगा वो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो समय प्रचलन में आ गया ये हम कह सकते हैं। क्योंकि जो चीज मिलती है वो चीज उस समय आविष्कार नहीं होती है, उसका आविष्कार उससे कुछ पहले हो चुका होता है जब वो प्रचलन में आती है। इंडस वैली में तो वो सारी चीजें हमें प्रचलन में दिखती हैं, यूज में दिखती हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनका प्रचलन थोड़े समय पहले शायद हो गया होगा, लेकिन उस समय वो कंप्लीट यूज में आ चुके थे, जो हमको अपनी क्राफ्ट की हिस्ट्री के माध्यम से समझ में आता है। क्योंकि क्राफ्ट ही, हस्तशिल्प ही एकमात्र वो प्रमाण है जो आप अपने पास्ट को, अपने अतीत की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जिनका उपयोग करते हैं। अगर हस्तशिल्प ना होता तो आज आपके पास इतिहास भी ना होता, क्योंकि उस समय को हम देखने जा नहीं सकते, वो समय हमारे पास दोबारा आ नहीं सकता। हम उस समय को किससे पहचानते हैं? उस समय बनाए गए हस्तशिल्प से, कलाकृतियों से। वही कलाकृति आज हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए हस्तकलाएं और उनकी निर्मित चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को हमने समझना ही पड़ेगा, हमें समझना चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए। तो ये सारे जो चीजें सिंधु घाटी की सभ्यता से मिले, ये हमारे हस्तशिल्प का पहला पड़ाव था, जिस समय हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हंटिंग सोसाइटी छोड़ के एग्रीकल्चरल सोसाइटी बना ली थी और नगर सभ्यता का विकास कर लिया था। और उसका पहला प्रमाण हमको सिंधु घाटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में मिलता है। ये जो काल था ये वैदिक काल से
पुराना काल था। कहते हैं कि ये द्रविड़ों की सभ्यता थी और उस समय मात्र देवियां, मदर गॉडेस, जैसे आज जो देवी की पूजा करते हैं आप, ये देवी की पूजा आर्यों से आने से पहले से है। और जिनकी मूर्तियां हमें कहाँ मिलती हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलती है। तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पहला पड़ाव मानते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस समय 4-5 चीजें शिल्प के इतिहास में हो चुकी थी। शिल्प के ग्रुप का बंटवारा हो चुका था, यानी कुछ हस्तशिल्प दैनिक उपयोग की चीजों के लिए बनाए जा रहे थे, के रूप में बनाए जा रहे थे। कुछ हस्तशिल्प धर्म के लिए बनाए जा रहे थे, धार्मिक कारणों से बनाए जा रहे थे। कुछ हस्तशिल्प आदिवासी और ग्रामीण लोगों के लिए बनाए जा रहे थे, कुछ हस्तशिल्प राजाओं के लिए बनाए जा रहे थे। तो इस प्रकार हमारे हस्तशिल्प के 4 समूह उसके विकास के जिम्मेदार हैं। पहला, उनका उपयोग। दूसरा, दैनिक जीवन में उनके उपयोगिता, उनका महत्व पहला। दूसरा, आदिवासी और ग्रामीण समाजों में उनका प्रचलन या उनका उपयोग या उनके द्वारा बनाई जाने वाली चीजें। तीसरा, धर्म के लिए बनाई जाने वाली चीजें। और चौथा, राजसी संरक्षण या राजाओं के लिए बनाई जाने वाली चीजें। ये इनके इस तरह से इनके विकास को भी समझा जा सकता है, क्योंकि जो आदिवासी समाज थे वो वही समाज थे जो कि फूड गैदरर थे और हंटर थे, जो आज भी इसी तरीके से रहते हैं। आज तो उन्होंने, पहले तो वो जूम कल्टीवेशन करते थे, एक जगह रुककर खेती ही नहीं करते थे, क्योंकि कोई भी समय कभी भी खत्म नहीं होता है। आजादी के बाद तक अनेक ऐसे आदिवासी समुदाय थे जो बिना कपड़े पहने रहते थे, कम से कम कपड़े पहनते थे, एक जगह रहकर नहीं चलते थे, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, जूम कल्टीवेशन यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, स्थिर खेती भी नहीं करते थे। उन्होंने अपने उपयोग के लिए जो चीजें बनाई, अपनी सोसाइटी के लिए जो चीजें बनाई, वो हस्तकला के जो ऑब्जेक्ट हैं वो आदिवासी लोक कला या ग्रामीण हस्तकलाओं के अंदर रखे जाते हैं। दूसरा, जब धर्म का विकास हो गया, जैसे अगर हम देखें सिंधु घाटी की सभ्यता में, तो उसके अंदर मदर गॉडेस की मूर्तियां मिली हैं। इसका मतलब वहां पे धर्म का विकास हो चुका था और वहां पर फेलस वर्शिप भी होती थी, लिंग पूजा भी वहां होती थी, हजारों की संख्या में वहां पर लिंग मिले। एक ऐसी मूर्ति भी मिली है जिसके अंदर एक योगी जो है, वो देव जो है, वो एक पेड़ के नीचे बैठा है, बहुत सारे पशुपति उसको कहते हैं। हम नहीं कह सकते कि वो शंकर या तो पशुपति का रूप है, लेकिन एक देव जरूर है कि जो पशुओं से घिरा बैठा है, यानी वो पशुओं का देव था। तो उस समय धर्म की स्थापना हो चुकी थी। तो हस्तशिल्प का ऐसा समूह जो धार्मिक विषयों के ऊपर बनाया गया, वो उस कैटेगरी में चला गया। जो उसके बाद राजसी व्यवस्था जब हो गई, तो राजसी व्यवस्था में बहुत सारे ऐसे हस्तशिल्प बने जो राजघरानों के लिए या राज दरबारों के लिए बने, क्योंकि उस समय सोसाइटी में अगर देखा जाए तो 2 भाग क्लियर कट हो चुके थे, एक राजा और एक प्रजा। तो जो संसाधन राजा के पास थे वो प्रजा के पास नहीं थे, आज भी नहीं है। जो राजा थे वो सोने के बने हुए आभूषण पहनते थे, रेशम के बने हुए कपड़े पहनते थे। जो प्रजा थी वो सूती कपड़े पहनती थी, तांबे पीतल के बने हुए या पत्थर या एगिट या तो ग्लास के बने हुए आभूषण पहनते थे। तो वो कलाएं, वो हस्तशिल्प जो राज या राज दरबारों के लिए बनाए गए, वो राजसी हस्तशिल्प कहलाए। जो धर्म के लिए बनाए गए वो अनुष्ठानिक शिल्प कहलाए। जो दैनिक उपयोग के लिए प्रयोग के लिए बनाए गए वो दैनिक उपयोग के शिल्प कहलाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम अपने हस्तशिल्प की जो इतिहास को आगे अध्ययन करना चाहें तो उनको 4 कैटेगरी में बांट के हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। समाज के विकास के साथ में, जैसा मैंने पहले बताया था कि पहले तो प्रत्येक आदमी हस्तशिल्पी था कि अपने लिए चीजें सबको, आज भी आप अगर देखें गांव में जो खटिया बुनने का काम है वो लोग खुद करते हैं। आज भी कई औरतें अपने लिए स्वेटर खुद बुन लेती हैं, कुरेशिया की चीजें हम खुद बुन लेते हैं। गांव में लोग रस्सियां अपने लिए, फिशिंग नेट खुद बनाते हैं, अपनी झोपड़ियां खुद बना लेते हैं। बहुत सारी लेडीज गांव की अगर आप स्त्रियों को देखें तो वो घर सजाने के लिए चित्र खुद बनाती हैं, मिट्टी की मूर्तियां बना के उनको सजाती है। यानी अगर हम देखें बनाने की दृष्टि से तो हस्तशिल्प के 2 भाग हुए। एक वो भाग जो लोग स्वयं अपने लिए बना लेते थे, और एक दूसरे हस्तशिल्प वो जो कि ऑक्यूपेशनल कास्ट यानी व्यवसायिक जातियां उनके लिए बनाती थी। तो जब नगर सभ्यता का विकास हुआ तो चीजों की डिमांड बढ़ गई। तो चीजों की डिमांड बढ़ गई तो लोगों ने, अब जैसे पानी रखने के लिए मिट्टी के बर्तन थे, तो ये मिट्टी के बर्तन जो है
वो जैसे जैसे नगर बढ़ते गए उनकी डिमांड बढ़ती गई, लोगों ने उसको एक प्रोफेशन की तरह अपना लिया, क्योंकि मिट्टी का बर्तन बनाना साधारण आदमी के काम का बस का रोग नहीं था। मिट्टी का बर्तन आप बना सकते हो, लेकिन उसको आप पका नहीं सकते, क्योंकि भट्टी कैसे लगाना वो आपको मालूम नहीं है, चाक के ऊपर उसको कैसे थ्रो करके बड़ा बर्तन बनाना आपको मालूम नहीं है। तो धीरे धीरे लोगों ने अपने स्किल डेवलप किए और उन स्किल को डेवलप करके आर्टिजनों के समूह बन गए। ये करीब 7-8 समूह बन गए। एक लोहारों का, कुम्हारों का, लकड़ी का काम करने वाले सुथारों का, कपड़ा बुनने वाले जुलाहों का, सोने की चीजें बनाने वाले सुनारों का, इस तरीके से लोहे के काम करने वाले लोहारों का। तो ऐसे कलाकारों के समूह बन गए और ये समूह आगे चलकर व्यावसायिक जातियों में कन्वर्ट हो गए। जब समाज में वैदिक काल के बाद में वर्ण व्यवस्था लागू हुई और उसमें 4 वर्णों में पूरे समाज को बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ऑक्यूपेशनल कास्ट थे वो लोअर कैटेगरी में आए, लेकिन जब वो लोअर कैटेगरी में आए तो लोगों के सामने एक समस्या पैदा हो गई। अगर उनको शूद्र कहते हैं तो उनकी बनाए हुए मटके में पानी कैसे पिए? अगर हम उनको शूद्र कहते हैं तो उनके बनाए हुए बर्तनों में खाना कैसे खाएं? अगर हम उनको शूद्र कहते हैं तो उनकी बनाई हुई मूर्तियों को मंदिर में कैसे लगाएं? तो जो ऑक्यूपेशनल कास्ट थे वो शूद्रों से उनको ऊपर की एक कैटेगरी दी गई और इसीलिए उनको व्यावसायिक जातियां कहा गया। और इनकी जो व्यवस्था थी, इनका जो सामाजिक स्टेटस था वो शूद्र और सवर्ण दोनों के बीच में पेरिफेरी पर रखा गया। ना तो वो शूद्र है ना तो वो सवर्ण है। उनकी बनाई हुई चीजें सभी लोग इस्तेमाल कर सके, इसके लिए ये व्यवस्था की गई। जब ये व्यावसायिक जातियां डेवलप हो गई, बन गई, तब शिल्पों का बड़ी मात्रा में उत्पादन शुरू हुआ और उसके अंदर 2 विभेद बन गए। एक, कुछ चीजें लोग गांव में अपने लिए खुद बना लेते थे। दूसरी चीजें जैसे धातु की मूर्तियां हैं, धातु के बर्तन हैं। अब ये धातु के बर्तन हर एक कोई तो भट्टी के अंदर नहीं बना सकता। लोहे के लिए कूटने के लिए जो भट्टी है वो हर एक कोई तो अपने घर में नहीं लगा सकता। इसी कारण जो तकनीकी, जिनमें ज्यादा तकनीक का विकास होता था, वो ऑक्यूपेशनल ग्रुप अलग बन गए, उनका विकास ज्यादा हुआ। बाकी जो दूसरी कलाएं थी वो लोग अपने लिए फिर भी वो बनाना उन्होंने अपने लिए जारी रखा, जिसका प्रमाण आज भी हमें मिलता है। जैसे कुरेशिये का काम है, लोग अभी भी कर लेते हैं, सिलाई का काम है, बुनाई का काम है, अपना अपने लिए लोग खुद भी कर लेते हैं। जब ये ऑक्यूपेशनल कास्ट बन गए, हमारे पास अगर हम देखें तो हमारी जो हस्तशिल्प का इतिहास है, इसकी एक बहुत बड़ी कमी ये है कि इसका कोई लीनियर हिस्ट्री मिलती नहीं है। उसका कारण ये है कि बहुत सारे कालखंड, किसी ने कभी इसका एक तो प्रयास नहीं किया, दूसरा अलग अलग कालखंडों की जो हस्तशिल्प थे वो कभी किसी ने इकट्ठा नहीं किया, उनका कोई कलेक्शन नहीं हुआ। और दूसरी एक और चीज ये थी कि बहुत सारे कालखंड ऐसे थे जिन कालखंडों का कोई नमूना हमें मिलता नहीं है। खास तौर से भारत में जो वैदिक काल है, जो करीब 1-1.5 साल का है, ईसा से 2000 साल से, ईसा से 5वीं शताब्दी से पहले तक, जब गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी हुए, उससे पहले वाले काल तक, यानी वैदिक काल तक, और यानी वैदिक काल और उपनिषद काल तक हमारे पास ज्यादा मूर्तियां कोई चीज मिलती नहीं है। उस समय के ज्यादा उत्खनन कहीं मिलते नहीं है। तो उस समय क्या हुआ हस्तशिल्प के क्षेत्र में, हमें उसका लिटरेरी प्रमाण तो मिलता है। जैसे महाभारत में मिलता है कि एक बार उन्होंने भीम की मूर्ति बना के उसके धृतराष्ट्र को दी थी। वो उसने जब बुलाया था उसको मारने के लिए, गले मिलना चाहता था, जब धृतराष्ट्र चाहता था कि वो भीम को मार दे, तो उसने उनको मिलने के लिए बुलाया था। तो उस समय ऐसी एक कथा मिलती है कि उस समय उसकी पीतल की बनाई हुई मूर्ति उसको दे दी थी, तो उसने जब उसको भुजाओं में जकड़ा तो पीतल की वो मूर्ति टूट गई थी। यानी उस समय कुछ बनता था। लक्षागृह की एक बात वहां पर मिलती है, यानी लाख का काम उस समय होता था, लाख से महल तक बना लिए जाते थे। कपड़े का भी चीर हरण का उसमें वो मिलता है, यानी कपड़ा बहुत बड़ी मात्रा में और अच्छा कपड़ा उस समय, मतलब तमाम किस्म के आभूषणों का और हथियारों का उस समय वर्णन मिलता है। तो हमारे पास लिटरेरी प्रूफ तो है कि उस समय हस्तशिल्प थे, लेकिन उनका कोई वो नहीं मिलता है, नमूना नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से वो हिस्ट्री का वो कालखंड, अगर हम हस्तशिल्प के इतिहास में जाएं तो वो हमारे लिए एक डार्क एज तरीका होता है,
वहां पर हमारे पास कोई नमूने नहीं है जिससे हम उस समय के इतिहास की ज्यादा बात कर सके। लेकिन बौद्ध काल से हमें दोबारा चीजें मिलना शुरू हो जाती है, जो कि ईसा से 5वीं शती पहले का, ईसा मसीह के होने से 500 साल पुरानी चीजें तक 8वीं 9वीं शती तक की भी चीजें हमको मिलती हैं, जिनसे हमको पता चलता है कि उस समय क्या होता था। लेकिन वो सारी चीजें ज्यादातर मिट्टी और पत्थर में बनी हुई मिलती है। आज अगर आप देखें तो हमारे जितने भी पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो ज्यादातर पत्थर के बने हुए हैं, और लकड़ी जो है वो पेरिशेबल है, वो तो खत्म हो जाती है, सड़ जाती है लकड़ी। जो कपड़ा है वो भी खत्म हो जाता है। इसी वजह से जो कपड़े का सबसे पुराना नमूना जो हमें आज दिखाई देता है वो इजिप्ट के फॉस्टेट करके एक जगह है, वहां का एक म्यूजियम है, और वो 8वीं शताब्दी का सबसे पुराना हमको कपड़ा मिलता है वहां। 8वीं शताब्दी से पहले हमें कोई कपड़े का नमूना, इस कपड़े के जो शिल्प है उसका कोई नमूना हमको मिलता नहीं है। अगर हम कांच की बात करें तो 5वीं शताब्दी में हमें कुछ ऐसे वेसल मिलते हैं जिनके बुद्धिस्ट रेलिक जिसमें रखे जाते थे, उनके जो अवशेष होते थे वो रखे जाते थे। तो हमें पता चलता है कि 5वीं शताब्दी के बाद हमें कुछ कागज के नमूने मिलते हैं, हमें कुछ ताम्र पत्रों के नमूने मिलते हैं, भोज पत्रों के नमूने मिलते हैं, लेकिन उससे पहले का ये सब चीजें हमारे पास उतने नहीं है। तो जो शिल्प का इतिहास है वो हमको फिर 5वीं शताब्दी से, जैसे अजंता एलोरा अगर आप देखें तो, लेकिन इस समय की जो कलाएं हैं उन कलाओं को थोड़ा सा हमारे जो हिस्टोरियन है उन्होंने अलग अलग ग्रुप में रख दिया है। किसी को पारंपरिक कलाओं में रख दिया है, किसी को क्लासिकल कला में रख दिया है, किसी को फोक कला में रख दिया, फोक आर्ट में रख दिया है, किसी को ट्राइबल आर्ट में रख दिया है। लेकिन अगर एक ब्रॉडर कैटेगरी हम उसको देखें तो वो सारे के सारे हस्तकलाएं हैं, हस्तशिल्प है। उनको उनके कला के लेवल हस्तशिल्प और कला में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, केवल विचार का अंतर है। जैसे एक कुम्हार है, वो जब कुल्हड़ बनाता है तो वो हजारों कुल्हड़ एक जैसे बनाते हैं, तो जब एक ही चीज का रिपीटेशन होता है तो हम उसको क्राफ्ट बोल देते हैं कि इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, वो एक ही चीज का पुनरुत्पादन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन जब वही कुम्हार कोई मूर्ति बनाता है तो हम उसको कला में रख लेते हैं, आर्ट में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो वैसी मूर्ति दोबारा वैसी नहीं बनाता है, उसको हजारों की संख्या में वो नहीं बनाता है, जब भी वो बनाता है एक नई किस्म से वो मूर्ति बनाता है। तो जब बनावट में, बनाने में कोई विचार हो, कोई इनोवेशन हो तो हम उसको कलाओं की श्रेणी में ले जाते हैं, लेकिन सेम चीज का पुनरुत्पादन हो तो हम उसको क्राफ्ट की कैटेगरी में रख देते हैं। जैसे कपड़ा बुनने की कला है, अब साड़ियां हैं, वो हजारों साड़ियां एक ही डिजाइन की बनती है, तो हम उसको कला नहीं कह सकते। लेकिन जब आप हर एक साड़ी नए नए डिजाइनों की बनाते हैं तब वो क्राफ्ट से हटके वो आर्ट की कैटेगरी में चला जाता है। तो ये एक चीज समझ लीजिए कि आर्ट और क्राफ्ट में कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है, सिर्फ एक इनोवेशन और विचार का भेद है। ब्रॉडर कैटेगरी अगर हम देखें तो इसीलिए हम हिंदी में उनको कला कौशल बोलते हैं, अंग्रेजी में भी आर्ट एंड क्राफ्ट्स बोलते हैं, क्योंकि वो सब चीजें एक ही फैमिली की हैं, उनमें केवल विचार और इनोवेशन का फर्क है। उसके बाद अगर हम देखें तो अंग्रेजी काल आ जाता है, मुगल काल भी आता है। उस समय कलाओं ने बहुत विकास किया। हमारी हस्तकलाओं का सबसे बड़ा अगर कहें स्वर्णिम काल था तो वो बुद्ध यानी गुप्त काल से लेके मुगल काल तक रहा। यानी ईसा की शुरुआत से लेके 14वीं-15वीं सदी तक हमारा देश में जो हस्तकलाओं का, क्राफ्ट का स्वर्ण काल जो है वो ईसा के आरंभ से 14वीं, 15वीं या 16वीं शताब्दी तक रहा। अंग्रेजों के आने के बाद में हमारी हस्तकलाओं के सामने एक नई किस्म की चुनौती पैदा हो गई, क्योंकि जो अंग्रेज थे उनका उद्देश्य हमारी कलाओं को विकसित करना नहीं था, लेकिन हमारी कलाओं को यूरोप के बाजारों में बेच के, उसकी अनुकृतियां बना के यूरोप में बेच के धन कमाना था। इसलिए उन्होंने जो हमारे हाथ के बने हुए चीजें थी उनकी अनुकृतियां मशीनों के माध्यम से, आपने सुना होगा कि जो कपड़े के जो चिंट्स है, कपड़े के जो प्रिंटेड कपड़ा है, एक समय में हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा हस्तशिल्प उत्पादन और एक्सपोर्ट था वो कपड़े का था। कपड़े की बुनाई और कपड़े की छपाई, कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करने की जो कला है वो एक समय यानी ईसा मसीह के
जन्म के बाद से और 16वीं शताब्दी तक चरम पर थी और जो पूरे विश्व में यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। अंग्रेजों ने इस कला को अनुकरण करके इसकी अनुकृतियां बना के, आपने सुना होगा कि जो भारतीय कपड़े के डिजाइन थे वो मैनचेस्टर में, इंग्लैंड में मिलों में छापे जाने लगे और वहां से जो मिलों में जो कपड़ा बनता था सेम डिजाइन का, वो दोबारा भारत में लाके बेचा जाता था। जो हाथ का जो कारीगर थे, हमारे जो हस्तशिल्पी थे, अगर वही काम हाथ से आप करेंगे वो थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन वही काम जब मशीन के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है वो सस्ता पड़ता है। उसकी वजह से हमारी जो हस्तकलाएं थी वो मिटने लगी, उनके ऊपर एक संकट पैदा हो गया और अंग्रेजों ने जो इंग्लैंड में और जर्मनी में जो मिलों में बनाए हुए एम्ब्रॉयडरीज थे, छपे हुए कपड़े थे, उसको भारत लाकर बेचना शुरू किया और उसकी वजह से हमारी जो हस्तकलाएं थी वो धीरे धीरे नष्ट होने लगी। अंग्रेजों के आगमन के साथ राजाओं का संरक्षण भी हस्तकलाओं में समाप्त हुआ। राजे रजवाड़े नहीं रहे, धीरे धीरे वो मिटने लगे। उसकी वजह से जो हस्तकलाओं को राजसी संरक्षण थे, उन राजसी संरक्षण की वजह से भी हस्तकलाओं के जो गुणवत्ता थी उसमें कमी आने लगी और देश की आजादी के समय ऐसी स्थिति आ गई कि हमारी अनेक हस्तकलाएं उस समय लगभग लुप्त प्राय हो गई। देश की आजादी 1947 में जब देश आजाद हुआ, उसके बाद एक समय ऐसा आया कि बहुत सारी कलाएं अपना अस्तित्व खो चुकी थी। जब उसके बाद 1950 और 1955 के बीच में हमारे देश की सरकार ने हस्तकलाओं के रिवाइवल का कार्यक्रम चलाया। उस समय एक बहुत बड़ी समाज सुधारक और कला प्रेमी डॉक्टर कपिला डॉक्टर का नाम देखिए, मेरे दिमाग से निकल गया उनका नाम, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय, उन्होंने सबसे पहले, वो स्वतंत्रता सेनानी भी थी और बहुत बड़ी हस्तशिल्प की प्रशंसक थी। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनके प्रेरणा से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या हस्तशिल्प, पहली बार हमारा ये इतिहास का दूसरा पड़ाव है जब 1950 के दशक में देश में पहली बार भारतीय हस्तकलाओं का सर्वेक्षण किया गया। कमला देवी चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में एक हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की स्थापना हुई, यानी देश में हस्तकलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने एक बॉडी बनाई जिसको ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड कहा गया। 1952 में इसको जो है वो बनाया गया और उसकी चेयरमैन कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, जिन्होंने पूरे भारत में हस्तशिल्पों का पहला सर्वेक्षण कराया। उन्होंने उस सर्वेक्षण में जो नमूने इकट्ठे किए, उस नमूनों को एक जगह दिल्ली में इकट्ठा करके भारतीय राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय की स्थापना की, यानी नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम बनाया, जहां पर आप भारतीय हस्तकलाओं को पहली बार एक जगह में देख सकते थे। और इनका जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया, उससे उन्होंने किताब निकाली, उन्होंने 4 किताबें छापी भारतीय हस्तकलाओं के ऊपर। तो ये कमला देवी के द्वारा किया गया सबसे पहला जो काम था। उस समय भारत सरकार के जो हस्तशिल्प डिपार्टमेंट ने, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड ने जो पहला कार्यक्रम किया, वो भारत में हस्तकलाओं के विकास के लिए एक बॉडी बनाई, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड। दूसरा, भारतीय हस्तकलाओं का सर्वेक्षण कराया। उन सर्वेक्षण कराने के बाद उन्होंने उस जो सर्वेक्षण का जो संग्रह हुआ, उससे एक राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय की स्थापना की, ताकि भारतीय हस्तकलाओं को एक जगह देखा जा सके। और उनका जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उनसे किताबें पब्लिश की, ताकि भारतीय हस्तशिल्प के बारे में विधिवत आप एक जगह जान सकें कि भारतीय हस्तशिल्प हैं क्या, कितने प्रकार के भारतीय हस्तशिल्प हैं, अलग अलग प्रांतों में किस प्रकार के हस्तशिल्प परंपराएं विकसित हैं। उसी समय पहली बार भारत में हस्तशिल्प के पुनर्जागरण की कल्पना की गई। जो शिल्प टेक्निक, जो हमारे हस्तशिल्प विलुप्त होते जा रहे थे, एक आध दो कलाकार बचे थे या विलुप्ति हो चुकी थी, उनको दोबारा से रिवाइव करने के लिए उन्होंने एक शिल्प गुरु परंपरा का शुरुआत किया, जिसके अंदर जो पुराने जो कारीगर थे,
उनके अंडर में नई जनरेशन के छोटे लोगों को, उनके परिवार के लोगों को प्रशिक्षण देने का काम किया, ताकि उस शिल्प परंपरा को जीवित रखा जा सके। और इसके माध्यम से आज जो हम देखते हैं, आज आप देखते हैं कि फिर से हमारे हस्तशिल्प सब जगह छाए हुए हैं। अगर आप देखें, इंटीरियर का जो सबसे बड़ा भाग है, भारत से निर्यात होने वाला जो सबसे, कपड़े के बाद जो सबसे बड़ा सेक्टर है, वो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है। पूरी दुनिया को जो हैंडीक्राफ्ट आज हम भारत से निर्यात कर रहे हैं, ये सब उस समय की परिकल्पना और इस जो हैंडीक्राफ्ट, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड है, उसके प्रयासों का नतीजा है। उन्होंने ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया, जो कि शिल्प गुरु परंपरा के अंदर जो पुराने जो शिल्प गुरु थे, उनसे नई जो पीढ़ी है उसको उनकी ट्रेनिंग कराई। और उस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शिल्पकारों में एक पुरस्कार की स्थापना की, राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की, ताकि शिल्पी अच्छे से अच्छे हस्तशिल्प बनाएं और उस प्रतियोगिता में भाग लेकर राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार प्राप्त करें। और इस प्रकार हम अपने जो शिल्प गुरु हैं, या तो हमारे जो श्रेष्ठ शिल्पी हैं, उनको हम पुरस्कृत कर सके, सम्मानित कर सके, दुनिया के सामने ला सके। धीरे धीरे जब ये सारी स्कीमें चलनी और शिल्पकारों को प्रोत्साहन मिला, तो भारत से शिल्पियों का जो हस्तशिल्प है उसका निर्यात शुरू हुआ। और अगर आप देखें तो 1984 में जो भारत महोत्सव हुए, इन भारत महोत्सव ने जो भारतीय हस्तशिल्प परंपरा है, इसको पूरे विश्व उस पर परिदृश्य पे सामने लाके खड़ा किया। क्योंकि आज हम जब भी कहीं कुछ भारत की प्रदर्शनी लेकर जाते हैं, भारत की संस्कृति को दिखाना चाहते हैं, किस माध्यम से दिखाते हैं? उनके शिल्प के माध्यम से ही दिखाते हैं। उनके जो सांस्कृतिक हमारे जो पहलू है, हमारी संस्कृति के जो पहलू, यानी संगीत है, नृत्य है, या नाटक है, या तो लेखन है, या तो शिल्प है, उनके माध्यम से ही हम अपनी संस्कृति को दुनिया के सामने रखते हैं। तो जब भारत महोत्सव हुए, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसमें भारतीय हस्तशिल्पों को दुनिया के सामने रखा गया। और उसके बाद समूचे विश्व में भारत का जो हस्तशिल्प है वो विश्व विख्यात हो गया। लेकिन इसके साथ में एक और परिस्थिति उत्पन्न हो गई। सन 2010 में WTO हुआ, यानी सारी विश्व को एक्सपोर्ट के लिए खोल दिया गया। तो जब सारी विश्व को एक्सपोर्ट के लिए खोल दिया गया, तो चीजों की डिमांड बहुत बढ़ गई, और जो हाथ से बनाई जाने वाली चीजें थी, वो इतनी मात्रा में नहीं बनाई जा सकती थी जो लाखों की संख्या में एक्सपोर्ट कर सके। तो उस समय लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्रियल क्राफ्ट का विकास किया। यानी जो हस्तशिल्प हाथ से बनाए जाते थे, उनकी कॉपी मशीनों से बनाना शुरू कर दी। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी हुआ कि जो हस्तशिल्पी थे, उनको इसका फायदा नहीं मिला। इसका फायदा बिचौलियों, व्यापारियों और एक्सपोर्टरों को मिला, जिनके पास पूंजी थी। क्योंकि हस्तशिल्प वो शिल्प है जिसमें पूंजी का कोई रोल ज्यादा होता नहीं है। आप मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं, यानी इसके अंदर जो वैल्यूएशन होता है वो 1000 टाइम से भी ज्यादा होता है। मिट्टी की कीमत क्या है, लेकिन जब आप उसको एक मूर्ति बना लेते हैं, उसकी कीमत क्या होती है? मिट्टी आप लेने जाएंगे तो एक डलिया मूर्ति 10 रुपए में मिल जाएगी, लेकिन जब आप एक मटका भी लेने जाएंगे, पिक्चर पॉट भी लेने जाएंगे, वो 100 रुपए का, 50 रुपए का आपको मिलेगा। और मूर्ति आपने बनाई तो वो 150, 250, 2000 की भी मिल सकती है। यानी क्राफ्ट के अंदर जो है, वो हस्तशिल्प के अंदर वैल्यूएशन 1000 टाइम से भी ज्यादा है। तो इसमें पूंजी का रोल इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन इंडस्ट्रियल क्राफ्ट की वजह से, इंडस्ट्रियल क्राफ्ट आ जाने की वजह से जो चीजें पूंजी की महत्व बढ़ गया। तो पूंजी कौन लगा सकता था? पूंजीपति लगा सकते थे, क्योंकि वही तो बड़ी बड़ी मशीनें लगा सकते थे जो एक ही चीज की हजारों में कॉपी जल्दी जल्दी कर सके। लेकिन तब भी हस्तशिल्प का महत्व बना रहा। और आज जो है वो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों में ही जो है वो हस्तशिल्प का हम देखते हैं कि वो दोनों में ही पॉपुलर है। तो इस प्रकार हमें हमारे जो शिल्प परंपरा, जो हस्तशिल्प का जो इतिहास है, अगर हम उसको देखें तो आज वो करीब 5500 साल का इतिहास उसका हमारे पास है। उसमें से करीब 1500 साल का इतिहास ऐसा है जो हमारे पास उतना, जिसके एविडेंस हमारे पास लिटरली है, फिजिकल एविडेंस नहीं है। लेकिन ये हमारी एक भारतीय जो शिल्प का जो परंपरा है, वो अटूट होने के कारण के बावजूद इसका इतिहास उस तरीके से किसी ने लिखने का प्रयास नहीं किया, जिसकी वजह से
जो हमारा कला जगत है वो इसके इतिहास से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं है। तो ये आज हस्तशिल्प की स्थिति है। जब ये हस्तशिल्प की इंडस्ट्रियल और हाथ के बने हुए चीजों की जब एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, उस समय भारत सरकार ने एक क्राफ्ट की डेफिनेशन विकसित की। क्यों विकसित की? क्योंकि हाथ की बनी हुई चीजों का महत्व मशीन की बनी हुई चीजों से ज्यादा बना रह सके और हमारा हस्तशिल्प जिंदा रह सके। तो हस्तशिल्प की परिभाषा क्या है? हाथ से बनाई हुई कोई भी चीज जो देखने में सुंदर हो और उपयोगी हो, इसको बनाने में कम से कम मशीनी उपकरणों का प्रयोग किया गया हो, वो हस्तशिल्प है। यानी हस्तशिल्प की 4 जो कंडीशन है वो प्रमुख हुई। पहली चीज हाथ से बनी हुई हो, दूसरी चीज सुंदर हो, तीसरी चीज उपयोगी हो, और चौथी चीज उसके अंदर पावर टूल्स या मशीन का उपयोग कम से कम किया गया हो, उसको हम हस्तशिल्प कहते हैं। इस दृष्टि को रखकर अगर आप देखें तो आपको ये पूरी परंपरा में एक रूपता दिखाई देगी। अगर इसमें कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, वरना ये हमारा एक इतिहास का एक ब्रीफ संक्षिप्त में हम इस तरीके से अपने हस्तशिल्प के इतिहास को समझ सकते हैं। सर जो सिलाई वाला है वो भी हस्तशिल्प में ही आएगा मेरा ख्याल है ना? बिल्कुल, सिलाई की हुई चीजें, हाँ, क्योंकि उसमें भी मशीनों का कम प्रयोग ही होता है, पहले तो हाथ से ही की सिलते थे। कारीगरी होती है। देखिए जी, पहले तो बिल्कुल, जो कपड़े थे, हाथ से ही सिला जाता था। अगर आप आज देखें सम्राट अशोक के कपड़े या अकबर के कपड़े, आप उनको पहनना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो हाथ से सिले हुए हैं और इतने अनगढ़ हैं कि, क्योंकि पहले तो अभी तक, मतलब अगर आप देखें तो 1920 तक भी या 40 तक भी लखनऊ के जो कुर्ते आते थे वो हाथ के सिले हुए होते थे। कई जगह पे जो दर्जी होते थे वो हाथ से ही सीते थे और लोग प्रेफर भी करते थे उसको। मशीन तो बहुत बाद में शुरू हुई है। जी सर, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। जी जी। पहले हम लोग जो प्राथमिक शिक्षा में पढ़ते थे तो हम लोगों को स्थानीय शिल्प पढ़ाया जाता था। उसमें रस्सी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के फलों की आकृतियां बनाना, कताई बुनाई से संबंधित कार्य करना, पुस्तक कला में लिफाफे बनाना, फिरकी बनाना, ये सब सिखाया जाता था। धीरे धीरे जब हम उच्च कक्षाओं में पहुंचे तो वो सारी चीजें वहीं से रुक गई। और आज भी हम जब उच्च शिक्षा में देखते हैं तो या प्राथमिक से माध्यमिक तक अगर यात्रा करते हैं तो उच्च प्राथमिक के पश्चात ये सारी चीजें कहीं न कहीं कम अथवा बिल्कुल उनका जो है लोप होता दिखाई दे रहा है। क्या ऐसी शिक्षा के लिए कोई स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वगैरह बनाए गए हैं या उच्च शिक्षा में इसकी व्यवस्था की गई है कहीं? इसकी तो खैर बहुत ज्यादा व्यवस्था है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हमारी देश आजाद हुआ था तो उस समय एक बुनियादी शिक्षा चलती थी, क्राफ्ट उसका अभिन्न अंग होता था। हर एक स्कूल में तकली का काम, मिट्टी का काम, चमड़े का काम होता था। अगर आप शांति निकेतन में देखें तो वहां तो इसके बड़े बड़े वर्कशॉप बने हुए हैं, यानी जो उच्च शिक्षा भी होती थी उसके साथ भी क्राफ्ट जुड़ा हुआ था। आज भी कला महाविद्यालय है जहाँ पे क्राफ्ट की शिक्षा दी जाती है। जयपुर में एक क्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे क्राफ्ट डिजाइनिंग का काम सिखाया जाता है। निफ्ट है, एनआईडी है। अब तो आज अगर आप देखें तो क्राफ्ट एक बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है और क्राफ्ट के अंदर आजीविका के अनेक साधन बन चुके हैं। आज आप जो फैशन डिजाइनिंग जो देखते हैं, ड्रेस डिजाइनिंग देखते हैं, वो क्राफ्ट का सबसे आधुनिक और सबसे ज्यादा विकसित रूप है। अगर आप देखा जाए, आज मशीन के एम्ब्रॉयडरी कौन पहनता है? सबसे जो सस्ते कपड़े अगर आप देखते हैं, जो जिनको सस्ते कपड़े चाहिए वो मशीन की एम्ब्रॉयडरी पे जाते हैं, वरना तो ज्यादातर हस्तशिल्प जो है हाथ के। दुर्भाग्य ये हो गया है कि जो पढ़ाई है उसको सरकारी नौकरी से जोड़ दिया गया है। हमारा दृष्टिकोण, पेरेंट्स का दृष्टिकोण ये होता है कि पढ़ने का मतलब सरकारी नौकरी है। वो सेल्फ सफिशिएंट व्यक्ति को बनाने का, उसका कहते जरूर है सर्वांगीण विकास या तो सेल्फ रिलायंट व्यक्तित्व का निर्माण हम कर रहे हैं पढ़ाई से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो तो मोस्ट डिपेंडेबल आदमी हो जाता है पढ़ाई लिखाई के बाद, कि उसको किसी की नौकरी करना है। और उसका मुख्य कारण यही है कि उसमें से जो
हेलो 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 हेलो, हाँ देवेंद्र जी। हेलो सर का क्या डिस्कनेक्ट हो गया सर? नहीं सर, है लग रहा है डिस्टर्ब। हेलो 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 जी सर, आ रही है आपकी आवाज। नहीं, मुश्ताक सर का डिस्कनेक्ट हो गया क्या सर? सर कुछ कारणवश सर अनेबल टू कनेक्ट। तो आप पूछिए सर। नहीं सर, वो हमने जो प्रोजेक्ट लिया है वो राजस्थान हैंडीक्राफ्ट से लिया है, तो सर से ही थोड़ा सा पूछना था इसमें किन किन चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में आ रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा। हेलो अच्छा, सर का कनेक्शन। हाँ सर जुड़ चुके हैं। हेलो मुश्ताक सर, हमें सुन पा रहे हैं सर आप? हेलो हेलो, हेमंत कुमार जी। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर सर। जैसा कि सर ने अभी बताया था वर्ण व्यवस्था के बारे में और ऑक्यूपेशनल ट्रेडिशंस चला, आर्ट्स का, हैंडीक्राफ्ट्स का, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाजारों का विकास किस तरह से हुआ उस समय। सर तो अभी कनेक्शन का नहीं है, पर जितना मेरे को नॉलेज है हम बता सकते हैं कि उस समय जो एक्सचेंज प्रथा चलता था, हाँ सर। जो उसी एक्सचेंज प्रथा से बाजारों की विकास हुआ। जैसे सर कह रहे थे कि एक गांव में जरूर एक कुम्हार की परिवार हुआ करते थे, एक लोहार की परिवार हुआ करते थे। मतलब गांव में जो एसेंशियल चीजें होता है, एक जो वस्त्र निर्माण करते उनका भी परिवार हुआ करते थे। तो जैसे जी वो हमें अपने लोहे का चीज हमें देते थे, तो एक किसान क्या करते थे, उसको अनाज देते थे। उनको साल भर के चलने के लिए जो उनको अनाज चाहिए, तो वो उनको प्रोवाइड करते थे। तो तो सर ये वस्तु विनिमय यही चीज है ना सर। जी जी जी, यही है विनिमय प्रथा जिनको हम बोलते हैं, जो एक्सचेंज। तो क्योंकि गांव में जो खेती करेंगे उनको टूल्स चाहिए, उनको औजार चाहिए। तो वो कौन बना के देंगे? जो लोहे का काम करते हैं, जो औजार बनाते हैं, तो वो उनको पूरा साल भर उनको प्रोवाइड करेंगे। तो वो जो किसानों की भी जिम्मेदारी है कि वो जो साल भर चलेंगे, जो खाना खाएंगे, तो उनको भी जो अनाज जरूरी है वो उनको प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक एक्सचेंज प्रथा से हमारा सभ्यता का शुरुआत हुआ था। कभी मुनाफा को नहीं दिखा जाता था ऐसे। सर जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जी सर। जब नगरों का विकास हुआ और ये स्थानीय जो शिल्पकार थे, ये अपनी वस्तुओं को ले जाने के लिए नगरों में इकट्ठे होने लगे थे, तो धीरे धीरे वहीं से बाजार व्यवस्था की शुरुआत मानी जा सकती है। ये है क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन में ये जो बिजनेस ट्रेड का जो समय है, उस समय से ही चल रहा है। केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जाता था। मतलब पानी के रास्ता द्वारा ये भी माना जाता है। ये जो व्यापार है, केवल उस समय भारत में नहीं, भारत से भी बाहर ये सामग्री भेजा जाता था। सर मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था कि जो बंजारे होते थे वो एक गांव से दूसरे गांव तक या शहर में या तहसील में कहीं सब चीजों को ले जाते थे और वहां पे जैसे कि वो अपनी ये सारी चीजों को रख के बेचते थे, तो इस माध्यम से भी ये सब व्यापारीकरण हुआ होगा। जी मैम, इसको 12 बलुतेदारी पद्धत बताते हैं। जलगांव में, अपने महाराष्ट्र में, कि ओके जो खेती वाले रहते थे उनके पास अनाज रहता था। तो फिर ओके ये जो दूसरे वस्तु बनाए थे, तो वो क्या करते थे कि खेती जो अनाज था उनको देते थे और उसके बदले में ये लेते थे। और इससे 12 बलुतेदारी पद्धत रूढ़ हुई महाराष्ट्र में। और उसके बाद इसका जो ये रीजन हुआ कि ये फिर जागतिकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, कि अपने इधर की जो चीजें नहीं मिलती वो दूसरों देशों में भेजना, और जो उनकी नहीं मिलती वो अपने देशों में लाना। ये इससे इस पद्धति का नाम क्या बताया आपने सर? महाराष्ट्र में इसे 12 बलुतेदारी पद्धत बताते हैं। यानी विनिमय इसका बोलते हैं कि सिंपल, हम एक चीज के बदले दूसरी चीज जो कलेक्ट करते हैं। हाँ, बार्टर सिस्टम। इसको सिंपली बात में बताता हूँ कि जो अपने जो गरज रहती है, यानी कि अपने को जो प्रोवाइड करते हैं, जो चीजें अपने पास नहीं है वो उनके तरफ से मिलती थी, और अपने तरफ जो चीज है वो उनको प्रोवाइड करते थे। इससे ये 12 बलुतेदारी पद्धत बोली जाती है महाराष्ट्र में। जी।
सर अभी तक हम मिथुन सर राइट बोला क्या गलत बोल एकदम दिए? ठीक, ये अलग अलग रीजन में अलग अलग शुरुआत ऐसे ही हुआ था जैसे आप कह रहे थे। हाँ हमारी जरूरत के हिसाब से हम विनिमय करते थे, एक्सचेंज करते थे। बराबर है। वस्तु विनिमय भी थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वस्तु विनिमय। और जो ब्रिटिश थे वो ब्रिटिश भी ऐसे ही आए थे। ब्रिटिश अपने जो मसाले थे वो इंडिया में लाए थे और इंडिया में उन्होंने बेचे थे। उन्होंने बाजार पेट अवेलेबल किए थे यहाँ पर। फिर बाद में वो अपने वो सब ऐसा करके वो जो बोलते हैं जागतिकरण, ग्लोबलाइजेशन, वो चालू हो गया। 1990 से चालू हो गया ये जागतिकरण। मिथुन सर, मैं दो बातें ऐड करना चाहता हूँ इसमें। जी जी रसूल सर बताइए। पहली बात तो ये है कि हमारी जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके जो थ्री ऑब्जेक्टिव्स थे, उसमें से पहला ही ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट को हमें स्किल और ज्ञान दोनों में सज्ज बनाना है। तो ये जो स्किल की जो बात की गई है, वो स्टैंडर्ड 6 to 8 में उन्होंने सब स्टूडेंट्स को हम व्यावसायिक ट्रेनिंग देंगे, व्यावसायिक शिक्षण देंगे। और वो व्यवसाय कौन से होंगे? जो अपने प्रदेश में प्रचलित है, वही स्किल हम बच्चों में स्टैंडर्ड 6 to 8 से ही डेवलप करेंगे। तो ये जो एनईपी में ये बात रखी गई है, मेरे ख्याल से ये आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा देने की सबसे ज्यादा बढ़ावा देने के लिए बड़ा रहेगा। ये भी रिकमेंडेशन है, अगर आपके आसपास, विद्यालय के आसपास जो क्राफ्ट विलेज है या जहाँ पे लोग आर्टिसन काम करते हैं, आप बच्चे को उन लोगों से भी भेंट कराएंगे और उनकी कला के बारे में जो जागरूकता है वो बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट कराएंगे। तो सीसीआरटी पहले से ही करके आ रहा था, अभी एनईपी ने थोड़ा सा हमारा हौसला ये बढ़ाया। अभी एनईपी ने इस बात को रिकमेंड किया। सीसीआरटी के जो कम्युनिटी एक्सटेंशन प्रोग्राम होता है, इसमें स्कूलों में हम क्राफ्ट आर्टिस्ट भेजते हैं और जाके बच्चों को वहाँ पे वो सिखाते हैं। तो अभी एनईपी ने ये यही चीज रिकमेंड किया, उनका स्किल डेवलपमेंट और उसका लोकल हेरिटेज को मतलब हैंड्स ऑन करने का जो रिकमेंडेशन है, अभी एनईपी भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को। तो सबको बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग टी ब्रेक में जा सकते हैं सर फॉर 10 मिनट्स। 11:35 में हम पुनः मिलते हैं तो हमारे नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन के साथ। मुझे लग रहा है सर कि वहाँ पे इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम हुआ है। हाँ सर, अगर जी, क्योंकि सर हमारे अब तो सर कनेक्ट नहीं होंगे ना सर दोबारा कनेक्ट नहीं हो पाया। सर भोपाल से हमारे ये सेशन में ज्वाइन कर रहे थे, तो सारे प्रतिभागियों की ओर से, सीसीआरटी की ओर से सर को बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। तो सभी को धन्यवाद। आप लोग